वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हाँ, तो प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न आपने देखा है, राज्य ये 185 निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड नॉट टू फॉरेनर्स? ठीक है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, या फिर आपका हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। मतलब यदि हमारे देश में कोई विदेशी व्यक्ति, कोई फॉरेनर व्यक्ति घूमने के लिए आती है तो उसके लिए क्या है, लाइफ की कोई लिबर्टी नहीं है, कोई फ्रीडम लाइफ की नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? अगर ये हमारे संविधान पे होगा तो कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पे, कोई टूरिस्ट क्यों घूमने के लिए आएगा भाई? उस समय तो वो विदेशी है ना। और हमारे कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं तो जो आप देखेंगे लाइफ ऑफ लिबर्टी होगी, ये वाली कौन सी? जीवन की स्वतंत्रता, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, यानी कि प्राण की जो संरक्षण है, जो प्राणों का संरक्षण है, वो सिर्फ भारतीयों का होगा, मतलब किसी विदेशी व्यक्ति का नहीं, चाहे वो शत्रु का ही क्यों ना हो। तो ये वाला आप कॉमन सेंस सोचो। अगर किसी देश का ये कानून कहता है कि नहीं, जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है वो सिर्फ हमारे सिटीजन्स का है, यानी कि जो हमारे नागरिक हैं उनके लिए है, और जो टूरिस्ट होंगे या फिर जो फॉरेनर्स होंगे उनके लिए नहीं है, तो कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पर क्यों घूमने के लिए आएगा, क्यों टूर करने के लिए आएगा? तो ये तो सबके लिए होना चाहिए, है ना? तो सबके लिए होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, है ना? या फिर आप देखेंगे सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता। अब भाई सरकारी क्षेत्र में रोजगार करना है, बहुत सारे इससे देखेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह हमारे वहाँ पे हैं। अगर वहाँ पे फॉरेनर्स आ जाएंगे तो जो हमारी इंटेलिजेंस अगर संविधान पे है तो फिर वो वहाँ पे परिवर्तन थोड़ा नहीं हो सकता भाई। संविधान मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। इतना हल्के में संविधान में छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो बाहरी देश भी उनको नजर रखते हैं कि आपका संविधान क्या कहता है। तो सार्वजनिक मामलों के जो रोजगार का होगा वहां पे किसके लिए चीजें होंगी? केवल और केवल हमारे लिए, जो नागरिकों के लिए। इक्वलिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो विकल्प जो सी है वो हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है ना। अगला है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? जो किसी राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है ना? जैसे हमने बताया था, जो केंद्रीय वित्त आयोग है उसका गठन कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। जो आप देखेंगे राज्य वित्त आयोग यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो कि पंचायतों में देखा जाए तो आप बात करेंगे कि 243 आई में इसका जो है उल्लेख है पंचायतों वाले भाग में, है ना? पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं, यानी कि मूल संविधान में कहीं पर भी स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात नहीं की गई थी। हाँ, लेकिन अगर इन प्रेजेंट की बात करें तो ये कैसी है? तो आप कहेंगे एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसके लिए डेडिकेटेड आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, डेडिकेटेड आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका गठन कौन करता है? तो आप कहेंगे राज्य के राज्यपाल। अगला है, भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और कौन शामिल होता है? तो आप कहेंगे आपका जो आर्टिकल 79 है, आर्टिकल 79 है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो पार्लियामेंट का फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट, है ना, फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट, है ना, ये किस किस से मिलकर के बनेगी? एक तो बनेगी किससे भाई? प्रेसिडेंट एक हो जाएगा, यही तो कहता है कि एक तो आपका प्रेसिडेंट है, और फिर कौन हो जाएगा? आप कहेंगे एक आपकी लोकसभा हो जाएगी, है ना, लोकसभा, और एक हो जाएगी आपकी राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा। ठीक है, प्रेसिडेंट का उल्लेख आपको पता है कि कुछ आर्टिकल में दिया गया है स्पेसिफिक। वहीं आप देखेंगे लोकसभा का उल्लेख कहाँ पे है? तो आर्टिकल 81 में हो जाएगा। और अगर राज्यसभा की बात करोगे तो आर्टिकल आपका 80 हो जाएगा ना। यहाँ पे जो है राज्यसभा की बात की गई है, और आर्टिकल 79 में क्या है? हमारी पार्लियामेंट है ना। पार्लियामेंट में कुछ चीज़ों में आप देखेंगे कि लोकसभा के सीमित अधिकार हैं, कुछ मामलों में आप देखेंगे राज्यसभा के सीमित अधिकार हैं, कुछ मामलों में आप देखेंगे कि लोकसभा के अनन्य अधिकार हैं, हालांकि राज्यसभा के कहीं पर भी इतने ज़्यादा अनन्य अधिकार नहीं है जितने कि लोकसभा के हैं। और अगर कोई भी कानून बनना है तो वहाँ पर तीनों की आवश्यकता होती है, इसलिए पार्लियामेंट में तीनों शामिल हैं, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और आप देखेंगे कि राष्ट्रपति। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि राज्यसभा
और लोकसभा दिया हुआ है, और राष्ट्रपति जो है यहाँ पर आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो विकल्प ए यहाँ पर जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को क्या कहा है, कमेंट करके बताओ, है ना। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को इस रूप में वर्णित किया है। अब ये चीज हमने आपको बता ही दी थी पहले ही, है ना। क्या है आपके पास विकल्प, भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता, नोवेल फीचर, किसका कमेंट है और किसके कॉन्टेक्स्ट में है। तो अगर पूछा जाए किसके कॉन्टेक्स्ट में है तो डीपीएसपी के कॉन्टेक्स्ट में है। डीपीएसपी के कॉन्टेक्स्ट में क्या, नोवेल फीचर। किसको कहा है तो डीपीएसपी किसने कहा है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डीपीएसपी को क्या कहा है, नोवेल फीचर कहा है। किसी भी तरीके से देखो, एक ही एग्जाम में, ठीक, मल्टी शिफ्ट में जब एग्जाम होता है तो एक ही क्वेश्चन को कई बार भाषा को बदल बदल कर, हमने यही तो बताया है आपको, ये क्वेश्चन कई बार आपने देखा है कि इन्होंने क्या कहा है, संविधान की जो है अनूठी विशेषता। अगला है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, क्या ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, चिल्ला चिल्ला करके पूरा गला फाड़ फाड़ के बताया है कि जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कैसा है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, लेकिन चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, कैसी है तो आप कहेंगे ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, क्योंकि इनके लिए डेडिकेटेड आर्टिकल है ना। ये चीज है। स्टेट फाइनेंस कमीशन अभी पीछे चर्चा हुई थी, ये भी तो डेडिकेटेड आर्टिकल है। स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना, अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन की आप बात करोगे तो ये कहाँ पर है, स्टेट इलेक्शन कमीशन वाला कहाँ पर है तो आप कहेंगे इसके लिए डेडिकेटेड आर्टिकल है 243 के। 243 के इसके लिए जो डेडिकेटेड आर्टिकल है वो कौन सा है तो आप कहेंगे 243 आई। 243 आई इसके लिए डेडिकेटेड आर्टिकल है 243 आई। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पूरा का पूरा संविधान का एक भाग ही यहाँ पर दिया गया है। आर्टिकल 308 से लेकर के 323 तक यहाँ पर उल्लेख देखोगे, लेकिन कहीं पर भी आप देखेंगे, कहीं पर भी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के लिए चीजें नहीं है। इसके लिए क्या आता है, एक एक्ट आता है 2005 में, तो ये कैसा हो जाएगा तो आप कहेंगे ये होगी स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगी ना। तो विकल्प ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है कि निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, है ना। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे भाई तो आप कहेंगे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो है पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। अगर फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर की बात कर ली जाए, फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर तो वो कौन थे तो आप कहेंगे ये थे भाई सुकुमार सेन, ये थे फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। कौन था, नाम नहीं याद आ रहा, क्या नाम था उनका, केसी नियोगी, है ना, केसी नियोगी। पहले आपके इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, सुकुमार सेन। अभी कौन है तो अभी आप कहेंगे 26वें क्रम के हैं, 26वें क्रम के भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, कमेंट करके बताइए आप कौन है भाई अभी तो आप कहेंगे ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार किस क्रम के हैं तो 26वें क्रम के हैं। फिर आपको मालूम होना चाहिए पहले हमारा जो निर्वाचन आयोग है एक सदस्यीय था। मूल संविधान में निर्वाचन आयोग में पूरी जो कार्यकारी शक्तियां, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, वो किसके हाथ में थी तो एक व्यक्ति के हाथ में थी। फिर समय आता है 1 अक्टूबर 1989 का, जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसको एक सदस्य से बढ़ा करके कितना कर दिया जाता है, 3 सदस्यीय कर दिया जाता है। 3 सदस्यीय मतलब 1+2, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो था ही, साथ में 2 सहायता के लिए 2 निर्वाचन आयुक्त हो गए। फिर 1990 में क्या होता है, 1990 का समय आता है और इसको पुनः एक सदस्यीय कर दिया जाता है। लेकिन जब वर्कलोड बढ़ता है तो फिर से कर दिया जाता है 3 सदस्यीय। कब तो आप कहेंगे ये कर दिया जाता है आई थिंक 1 अक्टूबर 1993 से। तब से अभी तक हमारा जो निर्वाचन आयोग कैसा है वो 3 सदस्यीय है, अभी तक 3 सदस्यीय, क्योंकि वर्कलोड के अकॉर्डिंग ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे 26वें क्रम के कौन है तो ज्ञानेश कुमार। पहले कौन थे, सुकुमार सेन, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, अभी आपको पता है क्या ही बताना,
ठीक है। 12 आपकी जो है अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है ना। चलो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है? ये करता है आपका अनुच्छेद 143। 143 कहता है कि किसी भी जो है संवैधानिक विषय पर जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। अब देखो, यहाँ पर जो पावर है ना सलाह मांगने की, केवल और केवल राष्ट्रपति की है, और सलाह देने की जो शक्ति है वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के पास ये शक्ति नहीं है। आर्टिकल 143 कहता है कि अगर किसी विषय पर राष्ट्रपति को लगता है कि हमें जो है सलाह लेनी चाहिए किससे? उच्चतम न्यायालय से, तो वो ले सकता है। ठीक है। फिर यहाँ पर 2 फैक्ट और कॉन्सेप्ट में अब चलेंगे। इस सलाह को सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर राष्ट्रपति मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, ये भी ध्यान रखना है आपको। सलाह देने के लिए पूछ लिया जाए बाध्य है तो बाध्य नहीं है। दे भी सकता, उसका मन होगा तो देगा, अगर मन नहीं होगा तो नहीं देगा। ठीक है। दूसरी चीज, दी हुई सलाह को जो सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा, है ना, दी हुई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। दी हुई सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। 143, फिर बात समझो, 143 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, लेकिन इस सलाह को सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य नहीं है। वो उसकी इच्छा होगी तो वो देगा, उसकी इच्छा होगी तो वो नहीं देगा। ठीक है। मान लो किसी विषय पर राष्ट्रपति ने सलाह मांगी, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है हम सलाह दे रहे हैं, उसने दिया भी, और दी हुई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। ठीक है। ये दोनों ही कैसी हैं? तो परामर्शकारी प्रकृति की हैं। फिर आप यहां पर देखेंगे आर्टिकल जो आपका 72 है, इसमें कैसी है? तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। ठीक है। उत्तर तो आपका बी होगा। और उसके बाद देखेंगे जो आर्टिकल जो 121 है वो कहता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की किसी भी प्रकार की चर्चा संसद में नहीं होगी। उच्चतम न्यायालय और जो है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की किसी भी प्रकार की चर्चा कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, क्या कहते हैं, संसद में नहीं होगी, सॉरी। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की किसी भी प्रकार की चर्चा जो है कहाँ पर नहीं होगी? तो वो संसद में, पार्लियामेंट में नहीं होगी, ऐसा कहता है आर्टिकल 121। ठीक है। उसके बाद अगर बात करोगे आप आर्टिकल 122 की, तो वो कहता है कि पार्लियामेंट में जो चर्चाएं होती हैं उनकी किसी भी तरीके से किसी वाद योग्य नहीं होंगी, यानी कि उनको आप ले जाकर के किसी भी न्यायालय में दायर नहीं कर सकते हो कि हमको पार्लियामेंट के अंदर हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया है ना। वहाँ पे जो नोक झोंक चलती रहती है या फिर वहाँ पे जो कार्यवाहियां नहीं होती हैं, है ना, मतलब सदन चलता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां पर आप देखेंगे एकाधिकार किसके पास है? तो संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी के पास है। संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी के पास है। वो चाहे तो सदस्यों को निलंबित भी कर सकता है। ठीक। और इसकी किसी प्रकार की जो चर्चा है वो न्यायालय में नहीं होगी, ऐसा कहता है आपका आर्टिकल 122। समझ में आया? राष्ट्रपति के पास यहाँ पर क्षमादान की शक्ति है, और ये राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है ये विवेकाधिकार की नहीं है, ये उसकी मंत्री परिषद पर निर्भर करती है। फिर बात समझो, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये क्षमादान की शक्ति है, ये उसके अपने विवेकाधिकार की नहीं है, ये न्यायालय पर डिपेंड करती है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि ये 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? तो आप कहेंगे क्षमादान है, प्रलंबन है, विराम है, उसके बाद आप देखेंगे विराम है, लघुकरण है और परिहार है। कौन सी है? लघुकरण है और
परिहार है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर चर्चा करें कि क्षमादान की बात करेंगे, मतलब पूर्णतः दंड से मृत्यु, सॉरी पूर्णतः दंड से मतलब बरी कर दिया गया। अगर किसी को राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये होगा उसकी जो दंड था उसके पूरा क्षमा ही कर दिया गया। यानी कि वो ऐसा होगा कि उसके ऊपर कोई कभी वो अभियुक्त बना ही नहीं था, कभी उसके ऊपर किसी भी तरीके का आरोप लगा ही नहीं था। अगर वहीं आपसे बात कर ली जाए किसकी, प्रलंबन की, तो मतलब ये होता है कि मृत्युदंड का जो सजा है, जो मृत्युदंड की सजा है उसको क्या कर दिया गया, उस पर रोक लगा दी गई। अगर ये कहा जा रहा है कि किसी को प्रलंबन दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा, तो इस प्रलंबन का शाब्दिक अर्थ क्या है? इनका शाब्दिक अर्थ बड़े विपरीत टाइप के हैं, मतलब मैच नहीं करते हैं, तो आपको याद नहीं रहेगा। अब परिहार अगर पूछ ले तो परिहार क्या है तो आप बता ही नहीं पाओगे, तो आपको शाब्दिक अर्थ होना चाहिए। प्रश्न यहां से आते हैं, अगर क्षमा की बात की जा रही है तो इसका तात्पर्य यह है कि पूर्णतया दंड से छूट मिल गई है, यानी कि इस तरीके का कि जैसे वो उसने अपराध करने से पहले उसकी स्थिति थी उस स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, अगर प्रलंबन की बात की जा रही है तो मृत्युदंड पर रोक, मृत्युदंड पर रोक की वहां पर बात की जा रही है। फिर अगला जैसे कि आप देखेंगे विराम, है ना, तो सजा के प्रावधान को बदल देना। आप कहेंगे आप सजा के प्रावधान को क्या बदलना? मान लो किसी महिला को मृत्युदंड प्राप्त हुआ है। अब मृत्युदंड के पहले वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी कि फांसी के पहले वो महिला प्रेग्नेंट हो गई। अब क्या हुआ, अगर उस महिला को फांसी पे चढ़ाया जाएगा तो उसके बच्चे की भी मृत्यु हो जाएगी, उस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, भाई उसके जो पेट में है, गर्भावस्था में है ना। तो फिर वहां पर राष्ट्रपति के पास ऐसा विचारार्थ अगर जाएगा तो वो हो सकता है कि क्या कर दे, परिहार कर दे, है ना, परिहार कर दे, यानी कि दंड के स्वरूप में क्या कर दे, परिवर्तन कर दे, दंड के स्वरूप में भाई परिवर्तन कर दे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। विराम लगा दे, क्या कर दे, वो विराम लगा दे, यानी कि विराम का मतलब, अब आप सोचेंगे अच्छा विराम का मतलब होता है क्या कि दंड से मुक्त कर दिया गया? नहीं, विराम का मतलब हुआ कि मृत्युदंड था उसको क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। मृत्युदंड था उसको बदल दिया गया, है ना, ये सजा के प्रावधान को बदल दिया गया। अब आती है भाई परिहार, परिहार को ही बोलते हैं छूट, परिहार को ही बोलते हैं छूट। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो दंड की अवधि कम कर दी गई, परिहार को ही बोलते हैं छूट, ये भी ध्यान रखना है, परिहार को ही बोला जाता है परिहार को ही बोलते हैं छूट, है ना, छूट। तो आपने यहां पर देखा, पहली तो आपने देखा क्षमा, फिर आपने देखा परिहार, फिर आपने यहां पर देखा विराम, है ना, ये तीन चर्चा हुई है। इसके बाद कौन सी आती है, इसके बाद भाई कौन सी आती है, विराम हो गई, ये हो गया। इसके बाद आप कौन सी देखेंगे, इसके बाद आप देखेंगे लघुकरण, लघुकरण आ जाएगी, है ना, लघुकरण आ जाएगी। और कौन सी हो जाएगी, प्रलंबन, प्रलंबन भी तो आप देख चुके हैं। प्रलंबन में क्या है भाई, मृत्युदंड के संदर्भ में सजा पर रोक है, अगर मृत्युदंड किसी को प्राप्त है तो सजा को रोका जा सकता है, वो क्या हो जाएगा, आपका प्रलंबन हो जाएगा, वो आपका प्रलंबन हो जाएगा, है ना, प्रलंबन। इसको बोलते हैं छूट, इसको बोलते हैं छूट, है ना। विराम में क्या है कि सजा की अवधि कम कर दी गई, सजा की जो है अवधि कम कर दी गई। अगला हमारा क्या है, लघुकरण, लघुकरण। अब लघुकरण का आप अर्थ क्या समझेंगे, अगर वहां पेपर में आ जाए, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं वही जो है चीजें जहां कंफ्यूजन वाली मैं वही कह रहा हूँ। लघुकरण की स्थिति में क्या होगा, आपको लगेगा कि 10 वर्ष की सजा थी उसको कम करके 5 वर्ष कर दी गई। अब जो 10 वर्ष की सजा 5 वर्ष की गई है, जो 10 वर्ष की सजा 5 वर्ष की गई है, वो क्या है, वो छूट है, वो छूट है। और जो आपका ये है क्या बोलते हैं, प्रलंबन हो गया, विराम हो गया, लघुकरण, लघुकरण इसमें किया जा रहा है, इसमें हो रहा दंड के स्वरूप में परिवर्तन। लघुकरण में क्या जा रहा है, दंड के स्वरूप में परिवर्तन, दंड के स्वरूप में परिवर्तन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन है, आप भूलते रहेंगे। जो लघुकरण है उसमें दंड के स्वरूप में परिवर्तन जो है वो किया जा रहा है ना। तो आपने देखा कि राष्ट्रपति के पास ये सारी हैं। वहीं अगर देखा जाए तो आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग जो है किसके पास है, राष्ट्रपति के पास जो है सजा के मामले में जो है यहाँ पे ये सारी पावर है। जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोर्ट का केस चला जाता है तब वो राष्ट्रपति के पास जाता है। ठीक, उसी तरीके से आप देखेंगे वो आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग किसके, राज्यपाल के पास भी सारी शक्तियां, लेकिन
दो स्थितियों में राज्यपाल के पास शक्तियां नहीं है। एक तो राष्ट्रपति अगर किसी व्यक्ति का कोर्ट मार्शल हुआ है, मान लो कोई आर्मी का व्यक्ति है तो उसके ऊपर क्या होगा, उल्लंघन वहां नियमों का करता है तो उसका कोर्ट मार्शल होता है। तो राष्ट्रपति के पास कोर्ट मार्शल में भी अनन्य शक्ति है और मृत्युदंड के मामले में भी है। लेकिन आप देखेंगे राज्यपाल के पास कोर्ट मार्शल, अगर किसी व्यक्ति का कोर्ट मार्शल होता है आर्मी के द्वारा, तो वहां राज्यपाल के पास कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। और मृत्युदंड के मामले में भी राज्यपाल के पास कोई अधिकार नहीं है। बाकी चीजों कर सकता है लेकिन सजा को बदल सकता है, ठीक है, बरी कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड के मामले में नहीं। हालांकि इसको लेकर कई बार चीजें सुप्रीम कोर्ट गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो है क्या कहते हैं एक दो केसेस में बताया कि राज्यपाल के पास राज्य सूची के विषय में ऐसी शक्तियां हैं, लेकिन वो सारी चीजें अभी प्रैक्टिकल में नहीं, बहुत स्पष्ट है, ठीक है। तो जो चीजें ज्यादा हैं वो यही हैं कि राज्यपाल के पास कोर्ट मार्शल, और आप देखेंगे जो डेथ कैपिटल पनिशमेंट होता है उसमें किसी भी तरीके की ज्यादा पावर नहीं होती है। तो ये 5, 1, 2, 3, 4, 5, मैं फिर कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, यही सारी चीजें एग्जाम में आती हैं। इनका शाब्दिक अर्थ इंपॉर्टेंट, अभी भी अगर आपसे कह दिया जाए ऋण के शाब्दिक अर्थ बताओ तो शायद आप में से कई लोग नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ा तो है लेकिन कहाँ पे कितना हमें ध्यान देना, कहाँ पे एग्जाम में हम फंसने वाले हैं, यही आपको नहीं पता है। इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी। आपको पता है कि इनके शाब्दिक अर्थ में कंफ्यूजन 100% होना ही होना है, तो क्यों नहीं हम इनको बार बार देखते हैं कि भाई लघुकरण का अर्थ क्या है, विराम का अर्थ क्या है, परिहार का अर्थ क्या है, प्रलंबन का अधिकार क्या है, छूट का मतलब और क्षमा का मतलब क्या है। जब फंसना है, जैसे आपको पता है रिट होती है, ठीक है, तो रिट 5 कौन सी होती है? परमादेश हो गई, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। इनके शाब्दिक अर्थ क्या है, वहां पे फंसते हैं आप, ये 100% है। पॉलिटी क्वेश्चन आप नॉर्मल कर लेंगे, एक आधा क्वेश्चन इस तरीके से आ गया। जैसे हमने बताया था कि राज्यपाल के द्वारा जो है विधान परिषद में मनोनयन जो 1/6 होता है, और राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है कहाँ पर, लोक राज्यसभा में। तो उनमें डिफरेंस क्या है, तो वो भी मैंने बताया था। वहां पे कंफ्यूजन होता है, पढ़ते हो लेकिन बारीकी नहीं समझ पाते हो कहाँ पे एक डिफरेंस, और एक आधा एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है, बस वहीं पे आप लटक जाते हो, है ना। तो अगर डू और डाई है कि नहीं, इस बार सेशन यूपीएसआई में लेना ही लेना है, तो तैयारी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये वाला भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, ये वाला भी एक्सप्लेन किया, ये वाला तो हमारा उत्तर ही होगा। अगला है कि भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण कहता है आर्टिकल हमारा 14। अगला है अनुच्छेद 31A, 31B और 31C की संवैधानिकता डैट 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 किस मामले में चुनौती का विषय थी? पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बिरला बनर्जी, वामन राव बनाम भारत संघ, या डीएवी कॉलेज भटिंडा बनाम पंजाब राज्य, या चिरंजीत लाल बनाम भारत। बताइए इसका उत्तर क्या होगा भाई? हैं वामन राव बनाम भारत संघ मामले में, तो ये जहां तक मैं सही हूं, ये विकल्प डी हमारे प्रश्न का बिल्कुल वामन राव बनाम भारत संघ या डीएवी कॉलेज पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बिरला बनर्जी और चिरंजीत लाल बनाम भारत। चलिए इसको हम अभी स्किप करते हैं, हम आगे इसका उत्तर जो डिस्कशन कर लेंगे 194 का। अगला है कि निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया जहां अनुच्छेद 356 का शक्ति का प्रयोग अनुचित हो सकता है? ठीक, कौन सा था भाई, ये बताइए उत्तर इसका क्या होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड द सुप्रीम कोर्ट इनलिस्ट द सिचुएशंस वेयर। पढ़िए इस वाले प्रश्न को। क्या होगा इसका उत्तर? मेनका गांधी मामला, ठीक, HR मुंबई मामला, मिनर्वा मिश्र मामला, केशवानंद भारती मामला। अगर केशवानंद भारती मामले की बात करें तो ये 1973 का है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मिनर्वा मिश्र की बात करें तो ये 1980 का केस है, ठीक है। SR मुंबई केस की बात करें तो ये 1994 का है। अगर हम मेनका गांधी वाले केस की बात करें
तो आई थिंक ये 1978 का केस है, ये 1978 का केस है। ये भी आपके एग्जाम का विषय यानी कि वहां पर सिलेबस में आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड द सुप्रीम कोर्ट इनलिस्ट द सिचुएशंस वेयर द एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 356 कुड बी प्रॉपर और इम्प्रॉपर, है ना, 356 शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है, सूचीबद्ध किया गया। तो ये सारी चीजें किसकी थी, तो एसआर बम्बई मामला था, कर्नाटक वाला राज्य है, वहां से चीजें संबंधित है, उससे है ना। वामन राव वाला यही उत्तर होगा, वामन राव बनाम भारत संघ। अगला है कि संविधान द्वारा भारत में किस निकाय को योग्यता पद्धति के प्रहरी यानी कि मेरिट के रूप में, तो ये आपका संघ लोक सेवा आयोग यानी कि विकल्प बी के लिए किया गया है संविधान में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम संभव संख्या बता चुके हैं, पीछे एक्सप्लेन किया है कितनी होती है, तो 500। न्यूनतम कितनी बताई गई संविधान में, 60। हालांकि कुछ राज्य इसके अपवाद हैं, जैसे कि आप देखेंगे सिक्किम हो गया, गोवा वगैरह क्या है इसके जो आपके एक्सेप्शन हो जाएंगे ना। अगला है हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहां से लिया गया, ये भी बता चुके हैं आपको। ये आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हैं, कहां से हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है भारत के राष्ट्रपति, है ना, और किसकी सिफारिश पर, तो आप कहेंगे मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। यह नहीं कि मंत्रिमंडल ने फोन करके कहा तो जो राष्ट्रपति जारी कर देगा जो है आपातकाल, नहीं, जब ये लिखित सिफारिश करेंगे कौन, मंत्रिमंडल, ना कि प्रधानमंत्री। और ये किसमें जोड़ा गया है, ये भी पीछे बता चुके हैं आपसे हम, तो 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें जोड़ा गया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना, इसमें जोड़ा गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मंत्रिमंडल सब जोड़ा गया। पूरे संविधान में एक ही आर्टिकल है, कौन सा है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 352, जहां पे क्या है, जहां पे क्या है, तो मंत्रिमंडल शब्द यानी कि कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो विकल्प ए जो बिल्कुल सही उत्तर है। और आप देखेंगे यहां पर कि राष्ट्रपति ही जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है और वही इसको हटाता भी है, इसको हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। अगला है कि मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम है जिन्हें पारंपरिक रूप से जाना जाता है, कैसे, नेचुरल राइट। भाई जो मौलिक अधिकार है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है, कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता है, ये कोई छीनेगा क्या, भाई आपका देश है, आप कहीं पर भी घूमे, तो ये नेचुरल हुआ कि नहीं हुआ। कोई भी व्यवसाय करें, नहीं ये नियम है कि ये फला व्यक्ति ये व्यापार करेगा, ये फला व्यक्ति ये व्यापार करेगा, आप ये नहीं कर सकते, तो वहां पर डेमोक्रेसी कहां पर बची, फिर तो वहां पे तानाशाही, हिटलरिज्म है, ऑटोक्रेसी है, मोनार्की है। भाई अगर वहां पर डेमोक्रेसी है तो आपको कोई भी व्यापार करने से क्यों रोका जाएगा। हाँ, जो संवेदनशील विषय हैं, जहां पे खतरा है जान को, आप कहते हैं हम हथियार बेचेंगे, हम गांजा बेचेंगे, हाँ, आपके मौलिक अधिकार वहीं तक है जहां किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, ये भी ध्यान रखना है। आपके मौलिक अधिकार, आप कहते हो हम तो रात को 12 बजे डीजे बजाएंगे, तो भाई दूसरे की नींद नहीं खराब हो रही क्या, मतलब आपके मौलिक अधिकार के चक्कर में किसी के दूसरे, जिसको नींद का अधिकार, सोने का अधिकार है, उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो आप अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग वहीं तक कर सकते हैं जहां तक कि किसी दूसरे के व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। आप कह दो हम रात में हम किसी प्राइवेट बिल्डिंग में जाकर के सोएंगे, हमको भी सोने का अधिकार, तो हम किसी के घर में जाकर सोएंगे, तो भाई आप जाओगे तो उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है ना। तो सार्वजनिक स्थल सभी के लिए है ना, सभी के लिए, धार्मिक स्थल सभी के लिए हैं, तो ये सारी चीजें है ना, तो यानी कि ये नेचुरल है। प्राण कोई भी धर्म मान्य, अंतःकरण से कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता, हम हिंदू, हम इस्लाम बन जाए, हम ईसाई धर्म को अडॉप्ट कर लें, हम जैनिज्म बन जाएं या हम बौद्धिस्ट बन जाएं, वो मेरा अंतःकरण होना चाहिए, यानी कि किसी भी लोभवश नहीं, अंतःकरण से अपनी शुद्ध आत्मा से जो है हम किसी भी धर्म को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो विकल्प ये है कि मौलिक अधिकार जो हमारे वो कैसे हैं भाई, प्राकृतिक अधिकार हैं, है ना। दल बदल विरोधी कानून की संवैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में सही ठहराया, किसको, दल बदल वाला, है ना, दल बदल की हो तो होलो होन बनाम जाचिहलू, बताया था कब का है ये, तो आप कहेंगे 1992 का बता चुके थे, एक्सप्लेन वही जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है, जिसको हमने 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1985 में जोड़ा था संविधान में। तो हमने बताया था कि की हो तो होलो होन बनाम जाचिहलू मामले में इसको सही ठहराया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु अपॉइंट्स द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, कौन करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
है ना, ये सही हो गया। चलो ठीक है फिर। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर। हमारे संस्थान स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा उत्तर प्रदेश जो दरोगा भर्ती है उसके लिए जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स लाया गया है ना। कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स है ये। अवेलेबल कहाँ पे अगर बताएं तो हम ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे जो है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में ये जो है अवेलेबल है हमारा जो कोर्स है ये, ठीक है। और इसका जो प्राइस है वो 2,499 रुपये है। लेकिन अगर आप वहाँ पर ये कूपन कोड यूज करते हैं, कौन सा, ज्ञान सर डिस्काउंट, तो यही 2,499 रुपये का जो कोर्स है आपको मात्र 499 रुपये का जो है पड़ेगा, ठीक है। और ये जो हमारा कोर्स होगा ये बायलिंगुअल होगा। हमने फिर कहा था किसी भी एग्जाम की सफलता इस पर डिपेंड करती है कि वास्तव में आपने किस संस्थान से तैयारी की और कितना पढ़ा, कैसा पढ़ा, ठीक है। जो हमारा कंटेंट होता है आपको पता है एससीएस का जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड होता है, लेकिन नपा तुला वैसे भर भर के नहीं, कुछ भी आपको दिया जा रहा नहीं। जो सिलेबस है, जो विज्ञापन में जो उनका सिलेबस है, जितने पॉइंट का है, पूरा एग्जैक्ट सिलेबस का जो कंटेंट है वही हमारी टीम के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो फीचर्स कौन से हैं? एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल है, कंप्लीट पीपीटी नोट्स आपको दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो 2017 का यूपीएसआई का पेपर हुआ है, जो 2021 में मल्टी शिफ्ट में यूपीएसआई का पेपर हुआ है, सबका रिव्यू लेने के बाद ही आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा कंटेंट है वो तैयार किया गया, उसी आधार पर टीचर्स ने यहाँ पर आपको पढ़ाया भी, ठीक है। तो एक्सपीरियंस टीचर के थ्रू ये कंटेंट जो है बिल्कुल डिलीवर किया गया है। और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो टिल एग्जाम अथवा जो है 2026 तक, उसके पहले आपको पता है कि एग्जाम लगभग जनवरी या फिर दिसंबर में होने की पूर्ण संभावना है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को और शार्प कर सकते हैं। और मात्र 499 रुपए का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नोटिफिकेशन के थ्रू जो है इसमें डिस्काउंट कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है, उम्मीद रहती कम ही रहेगा, है ना। तो आप नोटिफिकेशन के थ्रू जो है उसकी जानकारी कर सकते हैं। ये कोर्स है कहाँ पर? तो ज्ञान सर एजुकेशन में, और हमारा कोर्स बाइलिंगुअल है, ठीक है। ये भी ध्यान देना है, दोनों ही माध्यम के लिए हमारा कोर्स जो है अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज की, तो वो भी हमारी बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज है, ये भी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में है। और उसके बाद अगर आप वहाँ पर ज्ञान सर डिस्काउंट जो है ये कूपन कोड यूज करते हैं तो 499 रुपये में आपको 80% को ऑफ हो जाएगा और मात्र ये 99 रुपये के मिलेंगे, ठीक है। और इनकी जो संख्या होगी वो 30 यानी कि 30 टेस्ट सीरीज होंगी, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि 20 टेस्ट सीरीज आपकी सेक्शनल होंगी और 10 टेस्ट सीरीज आपकी फुल लेंथ होंगी, ठीक है। 30 टेस्ट सीरीज काफी होती हैं। और बिल्कुल इनका यहाँ पर भी जो टेस्ट सीरीज आपकी बनाई गई हैं वो आपके सिलेबस ओरिएंटेड ही है, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी एग्जैक्ट 100% रियल एग्जाम जैसी, है ना। बिल्कुल आपको रैंक वगैरह भी आप वहां पर देख सकते हैं अपनी। और लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार हमने बताया कि जो हमारी टीम के द्वारा जो समीक्षा किए गए हैं यहाँ पर 2017 और 2021 के पेपर को, उसके बाद ही हमारा कंटेंट और हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो डेवलप की गई, ठीक है। और यहाँ पर जो अनलिमिटेड आपको अटेम्प्ट मिलेंगे और वैलिडिटी जो टेस्ट सीरीज की होगी वो भी आपकी टिल एग्जाम अथवा आप देखेंगे दिसंबर 2026 तक होगी। तो आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर जाकर के इनरोल हो सकते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग को संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो आप कहेंगे भाग 3 को। इसी में हमारा फंडामेंटल राइट है। इसी में क्या है? हमारे फंडामेंटल राइट है। अगला है कि राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि नियुक्ति तो कर देता है राज्यपाल के पास, नियुक्ति तो होती है, नियुक्ति का अधिकार तो है, लेकिन हटाने का अधिकार इसके पास नहीं है। नियुक्ति करता है भाई कौन? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग है तो नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल के पास है ना। लेकिन हटाने का अधिकार किसके पास है? तो हटाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। राज्य लोक सेवा आयोग के भी अगर आप देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग है तो उसकी नियुक्ति और हटाने दोनों का अधिकार राज्यपाल के पास है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि राज्य लोक सेवा आयोग है तो नियुक्ति का अधिकार तो राज्यपाल के पास है, लेकिन हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ये भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई अधिनियम, ऐसा कोई प्रस्ताव पारित कर दे, कौन? सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई आदेश दे दे तो राज्यपाल जो है राज्य लोक सेवा, ये भी ध्यान रखना है। अब एक ही लीग नहीं याद कर लेना कि अच्छा हाँ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाता राष्ट्रपति, नहीं। अगर पूछ ले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तो सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव का जब आदेश देता है तो हटाता है फिर राज्यपाल ही। ये भी ध्यान रखना है ना कि कोई किसी प्रकार का जो है कंफ्यूजन की स्थिति आपके सामने ना रहे, है ना। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। चलो अच्छा, फिर अगले प्रश्न को करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहाँ से मिलते हैं?
लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन भत्ते, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, है ना, पब्लिक अकाउंट से मिल जाएगा क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? क्या होगा इसका उत्तर भाई बताइए? ये सभी मिलते हैं समेकित निधि, भारत के समेकित निधि से, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। भाई जो कॉन्टीजेंसी आपका फंड होता है, जो कॉन्टीजेंसी फंड होता है वो आकस्मिक, है ना, जैसे पंजाब में बाढ़ आ गई, अब इसके लिए कोई पहले प्रस्ताव तो लाया नहीं गया होगा। जैसे पंजाब में बाढ़ आ गई तो ये कैसी है भाई, ये तो अब वो क्या कहते हैं, मतलब अभूतपूर्व दुर्घटना है ना, इसकी कोई पहले से घोषणा तो थी नहीं। तो मान लो अच्छा ये नहीं, कोई और दूसरी क्षति अचानक से देश में हो जाए, अब उसके लिए फंड आवंटित करना है। भाई समेकित निधि से हम वही पैसा निकाल सकते हैं जो हमने संविधान की क्या कहते हैं बजट के समय पर हमने पारित किए थे सारी चीजें। अब इसमें फंड चाहिए तो हम निकाल सकते हैं आकस्मिक निधि से, और जब हम बजट पेश करेंगे तो वो सारी चीजें उससे हम पूर्ति कर देंगे, या फिर अभी आगे जब संसद सत्र चल रहा होगा तो हम उसकी पूर्ति कर देंगे। तो कोई आकस्मिक चीज है तो उसके लिए, है ना। मूल रूप से इसकी फंड राशि कितनी थी आपको पता होनी चाहिए थी, हमने बताया था। बाद में कितनी हो गई थी, 500 करोड़। अभी देखें कितनी है, 30,000 करोड़। 2021 इसकी जो राशि कोष है वो कितना है, 30,000 करोड़ का है ना, 30,000 करोड़ रुपए। चलो आगे बढ़े। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान शामिल हैं? यहाँ क्या पूछ रहे हैं, भाग पूछ रहे हैं ना, भाग पार्ट पूछ रहे हैं। तो किस में है, तो आप कहेंगे 9A में, 9A में। तो विकल्प जो है सी बिल्कुल सही उत्तर है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है ना, सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? बताइए। ये वाला भी हम कई बार आपको बता चुके हैं, अगर बता चुके हैं तो फिर सही बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। क्योंकि आपको हमने बताया है। बताइए, पढ़िए प्रश्न को सही से। हम्म। 51A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। भाई जो 51A है इसमें तो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। फिर आप देखेंगे 48A। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, बहुत बढ़िया मिला है, जो आपका आर्टिकल, जो आर्टिकल 39A हो गया आपका, ठीक है। फिर आपका आर्टिकल 48A हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो आर्टिकल 43A हो गया, आर्टिकल 43A, ये तीनों ही जोड़े गए थे एक ही संविधान संशोधन द्वारा। इनके लिए अलग अलग संविधान संशोधन नहीं किया गया था। कौन कौन सा? आर्टिकल 39A, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 43A, इन सभी को जोड़ा गया था किसमें? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जो है जोड़ा गया था, है ना। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया, ठीक है। यही आप 3 संशोधन याद कर लो, जो कि आप इस तरीके से याद करो ना, इसके अलावा कोई नहीं है। एक तो ये था 39 से 48 से 43A जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उसके बाद आप देखेंगे एक कौन सा आता है, 48A हो गया। एक आता है आपका आर्टिकल 43B, आर्टिकल 43B, इसको किस में जोड़ा गया था 43B को? तो ये जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन, 97वें संविधान संशोधन, संविधान कब का है ये? 2011 का। 97वां संविधान संशोधन कब का है? 2011 का, ठीक है। इसके बाद ये किस में जोड़ा गया था? 97 में। फिर जो आर्टिकल 45 की विषय वस्तु बदली गई,
आर्टिकल 45 की जो विषय वस्तु बदली गई थी वो किस में हुआ था? तो आपको कहना चाहिए 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 का है, इसमें अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई थी। ठीक है, इसमें 6 साल के पहले, जो 6 साल के पहले के बच्चे हैं, जो ईसीसी अभी आप देख रहे हैं, उनकी जो है शिक्षा की व्यवस्था, यानी कि राज्य जो है ऐसे बच्चों के भी के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। पहले 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए था, यानी कि 6 से ऊपर वाले, 6 से पहले वालों के लिए नहीं था। तो इसमें आप देखेंगे 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसकी जो है विषय वस्तु इसकी बदली गई। ठीक, कोई नया आर्टिकल नहीं जोड़ा गया, यानी कि 6 साल का पहले भी इसमें कर दिया गया। फिर इसमें आप देखेंगे सहकारी सोसाइटी, राज्य का कर्तव्य होगा कि वह सहकारी सोसाइटियों को प्रोत्साहन करे। यहाँ पे 39 क्या कर दिया गया भाई, सभी के लिए कानून व्यवस्था, है ना। भारतीय संविधान का निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता? अभी आप देखेंगे एपीओ की भर्ती निकली है, यूपीपीएससी के द्वारा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है एपीओ अभियोजन अधिकारी की भर्ती निकली है। अभियोजन अधिकारी कौन होता है? जिला स्तर पर जो मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करते हैं ऐसे वर्गों के लिए जो एक एडवोकेट को हायर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वो यही आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 39A, कि सभी को जो है कानूनी सहायता दी जाएगी जो हायर करने में सही नहीं, यानी सरकारी जिसको वकील कहते हैं, वो है कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता। तो ये हमारा आर्टिकल 39A कहता है, इसकी व्यवस्था वहां पर की गई है। फिर आर्टिकल 48A वही पशुओं की रक्षा के लिए संबंधित सारी चीजें हैं। 76 आपको पता ही है, 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, कहीं ना कहीं यहाँ से वन्य जीव, और इंदिरा गांधी जी का वन्य जीवों से जो है प्रेम था। प्रोजेक्ट टाइगर भी तो 1973 में आया था, 1 अप्रैल 1973 को क्या आया था? तो आप कहेंगे कि भाई प्रोजेक्ट टाइगर, तो उनको जो है पशुओं से जो है अत्यधिक प्रेम था। एक बार की घटना है, इंदिरा गांधी जी जो है रीवा के महाराज के यहाँ पर गई थी, है ना, रीवा के महाराज के यहाँ। तो इंटर जब उन्होंने किया था तो वहां पर देखा कि खाल की जो है बाघ की खाल पड़ी हुई थी, टाइगर की खाल पड़ी हुई थी, उन्होंने शिकार किया था। उन्होंने बहुत जो है उससे क्या कहते हैं, बहुत उत्साह के साथ बताया कि देखो यहाँ पे जो टाइगर खाल पड़ी थी, और इंदिरा गांधी जी का हृदय जो है बहुत द्रवित हुआ था। इसके बाद ही उन्होंने संरक्षण के लिए 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर लेकर, एक बहुत बड़ी चीज थी। शायद अगर वो ना आता तो आज हमारे यहाँ पर जो बाघों की संख्या जो है वो 3600 के आसपास, अभी जो 2000 क्या कहते हैं 2022 में जो है ये टाइगर की गणना हुई है ना, अभी लेटेस्ट वाली जो है 2022 में, हाँ 2018 के बाद 22 में ही तो हुई होगी, अब 26 में होगी। 4 वर्षों के अंतराल में जो है टाइगर की काउंटिंग यानी कि इनकी सेंसस होती है ना। तो अभी 36 हो गए हैं। और 2010 में जो पीटर्सबर्ग, जिसको बोलते हैं हम पीटर्सबर्ग समझौता, अगर पूछ लिया जाए किससे संबंधित है तो किससे संबंधित है? बाघों से लिए। उसका मोटो क्या दिया गया था? TX2। क्या दिया गया था? TX2, यानी कि बाघों को हमें दुगुना करना, ये मोटो था पीटर्सबर्ग सम्मेलन का। अभी देखेंगे आप बिग कैट अलायंस जो है इंडिया नहीं बनाया है ना। अभी समझौता लागू भी हुआ बिग कैट अलायंस वाला 23 जनवरी 2025 से, है ना। और ये बना कब था? तो आप कहेंगे 1 अप्रैल 2023 को, जब प्रोजेक्ट टाइगर के जो है 50 वर्ष पूरे हुए थे ना। तो अभी प्रोजेक्ट जो है चीता भी हमारे यहाँ पे आया है। अगर शायद वो प्रोजेक्ट टाइगर ना आता तो आज हमारे यहाँ के बाघों की जो संख्या 36 से पहुंची, शायद ये विलुप्त के कगार पे होते और गिने चुने संख्या पे होते हैं ना। धीरे धीरे हमने वो अचीवमेंट टारगेट किए हैं और अच्छी संख्या में हमारे यहाँ पे जो टाइगर की ग्रोथ वो हो रही है। हाँ, तो ये वाला हो गया। फिर 43A जो है ये कर्मगारों की सहायता के लिए चीजें यहाँ पर बनाई गई थी ना, जो कामगार होते हैं कंपनी में, उनकी सहायता के लिए ये आर्टिकल जो है 43A डेडिकेटेड है। आर्टिकल 43 जो B है ये 97 में जोड़ा गया, ये 86 में जोड़ा गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A। अगला है कि निम्न में से कौन सा भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था? अब 5वीं अनुसूची तो थी ना इधर, क्या है ये? विच आर्टिकल ऑफ, अच्छा अंग्रेजी हिंदी अलग अलग है ना, छोड़ो इसको पढ़ो हिंदी वाले को। निम्न में से कौन सा भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था? आपको पता मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, तो 5वीं अनुसूची तो रही हुई होगी, ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। मौलिक अधिकार तो फंडामेंटल राइट में भाग 3 के हिस्सा थे। डीपीएसपी भाग 4 में थे, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे, तो हमारे प्रश्न का उत्तर यही हो जाएगा। इसको देखें, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, प्रेसिडेंट जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे।
अच्छा, ये इसकी हिंदी बदल गई, ये वाला प्रश्न है जो यहाँ पे अंग्रेजी में है ना, वो स्पष्ट तरीके से कहाँ पर, यहाँ पर है, दो वो वाला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है? अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में तो क्या है, भारत का महान्यायवादी है, भारत महान्यायवादी की बात की जा रही है, तो इससे तो कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, इससे कोई मतलब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर आपके पास कौन से हैं, अब देखो आर्टिकल 77 है, और उसके बाद आपके पास कौन सा हो जाएगा, उसके बाद आपके पास आर्टिकल 75 है ना, और आपके लिए आर्टिकल 74 है। अब बताओ, अब देखो यहां पर आर्टिकल 74 कहता है, आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। एक मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रि परिषद होगी। ठीक है, और यही आर्टिकल कहता है, यही आर्टिकल 74 ही कहता है, क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद की दी हुई सलाह को, मंत्रिपरिषद की, मंत्रिपरिषद द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा दी हुई सलाह को, दी हुई सलाह को, सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। मानने के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा दी हुई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, यही कहता है। राष्ट्रपति को प्रत्येक काम के लिए सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद द्वारा दी हुई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। हालांकि फिर यही आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 74 ही कहता है, हालांकि, हालांकि हालांकि राष्ट्रपति, हालांकि राष्ट्रपति जो है, हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को, मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। अब पूछ लिया जाए किसी से, ठीक है, अब देखो ये, अब यहां पर कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, यहां पर कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है। आर्टिकल 74 ये कहता है, आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को प्रत्येक कामों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। हालांकि मंत्रिपरिषद की दी हुई सलाह को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति वापस कर सकता है। मान लीजिए राष्ट्रपति की पुनर्विचार की जो सलाह है कि भैया इसमें ये पुनर्विचार करो, मंत्रिपरिषद पुनर्विचार नहीं करती है, वो कहती है हम नहीं करेंगे, हम तो तुमको ऐसे ही करेंगे, तुमको मानना पड़ेगा, फिर वापस भेजती है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा। राष्ट्रपति मानने के लिए यहां पर राष्ट्रपति को पंगु बना दिया गया है, ठीक, उसके पास राइट नहीं है, ताकि किसी भी तरीके का जो आपका देखें कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कहते हैं डिस्प्यूट या इशू ना होने पाए, है ना। यहाँ पर क्या है, पूरी शक्ति किसके पास है, तो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के पास है ना। मंत्रिपरिषद दी हुई सलाह को राष्ट्रपति, सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है, पुनर्विचार के लिए वापस करेगा। मंत्रिपरिषद चाहे तो पुनर्विचार करे, चाहे तो पुनर्विचार ना करे, उसकी अपनी इच्छा है, ठीक है।
फिर आता है आपका आर्टिकल भाई 75। आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 में दो तीन देखेंगे क्लॉज यहाँ पर है, दो तीन क्लॉज हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर एक तो है भाई आर्टिकल आर्टिकल 75A। फिर है यहाँ पर कौन सा आर्टिकल 75B। फिर यहाँ पे है कौन सा आर्टिकल 75C, है ना, आर्टिकल 75C। ये तीन यहाँ पर आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। इसमें एक सेकंड थोड़ा सा बीच में लिखते हैं थोड़ा यहाँ से ना, आर्टिकल 75B। बताओ, अगर मालूम है तो कमेंट कीजिए कि आर्टिकल 75A क्या कहता है, आर्टिकल 75B क्या कहता है, और आर्टिकल 75(3) क्या कहता है ना। अब कहता है आर्टिकल 75A, आर्टिकल 75A कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए पूरे संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद को समर्पित कौन से आर्टिकल हैं, पूरे संविधान में कितने आर्टिकल हैं जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद को समर्पित हैं, केवल और केवल दो आर्टिकल हैं। कौन कौन से? एक 74, एक 75। इसके अलावा कहीं पर भी मंत्रिपरिषद की चर्चा पूरे संविधान में नहीं की गई, यानी उनको डेडिकेटेड, ठीक, कहीं पर भी व्याख्या नहीं है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ऐसा कहता है आर्टिकल 75A। फिर 75B क्या कहता है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा, अपने मन से नहीं करेगा, सलाह से करेगा। ठीक है, कि कोई भी भाजपा का वरिष्ठ व्यक्ति आ जाए और कहते भैया राष्ट्रपति जी हमें मंत्री बना दो, तो नहीं बनाएंगे जब तक कि प्रधानमंत्री की सलाह नहीं होगी। अन्य प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा उसे राष्ट्रपति बना देगा प्रधानमंत्री। ठीक है, अब प्रधानमंत्री फिर लिस्ट तैयार करेगा कि किन किन को हमें मंत्री बनाना है, तो अन्य मंत्री की जो नियुक्ति होगा करेगा तो राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। और संपूर्ण जो मंत्रिपरिषद होगी, जो आर्टिकल आपका 75C है, वो कहता है संपूर्ण मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। संपूर्ण मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसको बोलते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहां पर है? तो आर्टिकल 75 क्लॉज C, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, है ना। ये संसदीय व्यवस्था की क्या है? तो एक विशेषता है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तब तक आपका क्या है कि मंत्रिपरिषद जो है, आपका मंत्रिपरिषद वो बरकरार रहेगी। तो कहाँ आपके प्रश्न का उत्तर कहाँ पे मिल रहा है? आर्टिकल 75A। यहाँ पर तो केवल और केवल 75 है, तो विकल्प जो C है वो हमारे B है, जो वो प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 74 तो ये कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसकी सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा और पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन
मंत्रिपरिषद द्वारा दोबारा वो पुनर्विचार मंत्रिपरिषद चाहे तो माने चाहे ना माने, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति यहाँ पर बहुत प्रतिबंधित है। अगला कि निम्नलिखित में से किसके पास दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो ऐसा अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति या फिर पार्लियामेंट? तो ये या फिर चीफ जस्टिस, पार्लियामेंट के पास है। और ऐसा कहता है आपका अनुच्छेद 231 कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। अभी हमारे देश में 25 उच्च न्यायालय हैं, है ना। जैसे देखेंगे कि जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट है पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों के लिए, और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि चंडीगढ़, वो भी उसके लिए भी वही जो है न्यायिक क्षेत्र के लिए काम करता है ना। तो चंडीगढ़ हो गया आपका। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने बार बताएं, बताओ कितने बार बताएं। विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो। अनुच्छेद 31A और 31B को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 31 फर्स्ट, 31 सेकंड, पहला, दूसरा, या फिर कौन सा भाई, छठा या फिर तीसरा? बताइए 212 का उत्तर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। अगर नहीं पता बाकी फिर तो हम बताएंगे ही बताएंगे। हालांकि बताइए इसको कि किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था, बताइए। ये सारे जो रिफॉर्म है ना, लोगों के आप देखेंगे संपत्ति के मामले में जो अनन्य अधिकार थे उनको जो सीमित किया गया था। आप देखेंगे हमने कहा था कि जो 44वां यानी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसमें क्या हुआ था, उसमें यह हुआ था कि संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा करके एक लीगल राइट बनाया गया था। हालांकि वो एक सिर्फ औपचारिक घोषणा मात्र थी, उसके पहले ही लोगों के जो संपत्ति के अधिकार के मामले में जो शक्तियां हैं वो बहुत सीमित कर दी गई थी। इसका आम जनमानस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आम जनमानस पे तो इसका पॉजिटिव ही प्रभाव पड़ता, क्योंकि हमारे यहाँ पे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, उनके पास सैकड़ों बीघे, सैकड़ों हेक्टेयर उनके पास जमीन थी। अब किसी के पास हजारों हेक्टेयर, सैकड़ों के हजारों हेक्टेयर जमीन हुई है, कोई किसी के पास एक बिस्वा जमीन नहीं कि अपने परिवार का पेट पाल सके, 2 लोगों का, 5 लोगों का, 1 बीघे जमीन नहीं है। तो अगर हमें भूमि का समान वितरण करना है तो उनसे लेना पड़ेगा ना। तो उनके लेने का मतलब क्या होगा, सबसे पहले संपत्ति का फंडामेंटल, वो सीधा यही तो हो रहा था बार बार, चाहे आपका केशवानंद केस हो, चाहे आपका गोलकनाथ केस हो, है ना। ये लोग बार बार जो हाई कोर्ट, और ये तो मान लो कि लैंडमार्क वाले जजमेंट हुए हैं तो हम तक पहुंचे, न जाने इतने कैसे केसेस हैं। सबसे पहले क्या किया जाता था, अगर ऐसा करना है, अगर समाजवाद, क्योंकि अब देखेंगे चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा गांधी जी हों, उनका जो आइडियोलॉजी थी कहती थी समाजवादी। समाजवादी मतलब क्या है कि जो राष्ट्र के उत्पादन के साधन है उनमें सभी का अधिकार हो, एक व्यक्ति के पास नहीं हो। तो अगर ऐसा करना है तो लोगों के जो आप देखेंगे संपत्ति का अधिकार, जो मूल अधिकार बना बैठा था, उसको सीमित करना था। तो वो सारी चीजें 31 और 31 से भी जोड़ा गया। तो ये शुरुआत से ही कहानी शुरू हो गई थी, यानी कुछ हमारे संविधान में चीजें ऐसी थी जिनको हटाना चाहिए या फिर उसमें उनके अधिकार सीमित करने चाहिए। तो विकल्प जो बी है वो बिल्कुल सही उत्तर। पहला जो संविधान संशोधन हुआ था उसी में तो लैंड रिफॉर्म जोड़ा गया था, पहली अनुसूची भी तो इसी में हुई थी। एक व्यक्ति जनहित याचिका कहां दायर कर सकता है, हाई कोर्ट ओनली, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ओनली, या फिर सुप्रीम कोर्ट? वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही अपनी जो है जनहित याचिका दायर कर सकता है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने के प्रावधानों को बता चुके हैं? राज्यसभा के पास इसमें देखेंगे थोड़ी सी लोकसभा से अधिक शक्तियां। क्यों? क्योंकि ऐसा प्रस्ताव सबसे पहले कहां पर लाया जाता है, तो राज्यसभा के पटल पर। फिर राज्यसभा से पारित होने के बाद ऐसा जो प्रस्ताव कहां पर जाता है, तो लोकसभा के पास। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों अधिकारों के लिए जिम्मेदार है? तो वो आप देखेंगे 9वीं अनुसूची हो जाएगी, नहीं सॉरी पंचायतों वाला है ना, पंचायतों से तो 11वीं अनुसूची हो जाएगी ना, 11th शेड्यूल। अगला, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का अधिकार देता है? आर्टिकल 30। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 किससे संबंधित है? तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, है ना, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से है। थोड़ा समझते हैं। अभी आप देखेंगे भारत के 15वें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? 15वें उपराष्ट्रपति
सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधा कृष्णन। फिर देखो इनके चुनाव में चुनाव अधिकारी कौन था? चुनाव अधिकारी आप कहेंगे पीसी मोदी, पीसी मोदी कौन थे? पीसी मोदी चुनाव अधिकारी जो है। आप देखेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या कहते हैं चुनाव अधिकारी कौन बनता है? निर्वाचन अधिकारी। तो भाई दोनों सदनों में से किसी भी सदन का एक जो महासचिव नहीं होता है वही बन जाता है ना, चुनाव अधिकारी। प्रायः इन चुनावों में चुनाव अधिकारी किसी सदन का महासचिव होता है, किसी सदन का महासचिव होता है, किसी सदन का महासचिव होता है ना। दोनों में से किसी भी सदन का जो महासचिव होता है वो क्या हो जाता है? निर्वाचन अधिकारी हो जाता है। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद अगर ये 15वें हो गए, कॉलेजियम क्या हो कहता है? अभी आपने देखा कि आर्टिकल जैसे 55 था तो उसमें क्या था? राष्ट्रपति का कॉलेजियम है यानी कि निर्वाचक मंडल। आर्टिकल 66 में क्या है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है बताओ भाई? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? कौन कौन शामिल होता है आपको बताना। तो आप कहेंगे दोनों सदनों के सदस्य, चाहे वो मनोनीत हों या फिर चाहे वो निर्वाचित हैं। जबकि आप देखेंगे कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल होता है तो उसमें दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं और विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। दिल्ली एवं पांडिचेरी की जो विधानसभाओं के हालांकि जम्मू कश्मीर भी हो गया। तो अगर दिल्ली और पांडिचेरी की जो विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं तो वो भाग लेते हैं 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा उनको अधिकार दिया गया था। और जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया था 2019, इसमें आप देखेंगे कि वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर विधानसभा है क्योंकि यूनियन टेरिटरी है तो उनके विधानसभा सदस्यों को भी राइट दिया गया राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान के लिए, है ना, समझ रहे हैं आप। तो विधानसभाओं के भी सदस्य होते हैं। जबकि जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है आर्टिकल 66 के अकॉर्डिंग, उसमें आप देखेंगे विधानसभा यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, चाहे वो राज्यों की हो चाहे वो यूनियन टेरिटरीज की हो। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पर बात करें सीपी राधाकृष्णन जो 15वें चुनाव हुए हैं उपराष्ट्रपति के लिए, जो टोटल मत थे वो कितने थे? 767, जिसमें 752 वैलिड और आप देखेंगे कि इनवैलिड कितने हुए हैं भाई? 15 जो है वो इनवैलिड हुए हैं, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। कितने हुए हैं? 767, याद रखना है आपको। कितने थे? 767। अच्छा ये चीज हो गई। आर्टिकल 66 के अकॉर्डिंग 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। ऐसा कौन कहता है? आर्टिकल 66 है ना, ये चीज हो गई। इसके बाद आप देखेंगे कि अभी जो मतदान हुए उसमें टोटल कितने? 767 वोट पड़े हैं। 767 वोट पड़े, है ना, ठीक है। इसमें आप देखेंगे 752 वैलिड थे, 752 वैलिड वोट हुए हैं, वोटिंग हुई है। और इसके बाद देखेंगे 15 इनवैलिड, यानी कि जो सांसद हैं उनके भी वोट क्या हो गए? इनवैलिड हो गए।
और आप कहते हो साक्षरता का स्तर, राज्यसभा के भी यहाँ पे देखेंगे जो सांसद हैं उनके वोट इनवैलिड हो गए कितने, 15। इसमें आप देखेंगे कि 452 जो वोट हैं, 400 जो 52 वोट हैं फर्स्ट प्रेफरेंस वाले, वो किसको मिले हैं, सीपी राधाकृष्णन को। सीपी राधा, क्योंकि जो एकल मत संक्रमणी प्रणाली होती है उसमें क्या होते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, सेकंड प्रेफरेंस इस तरीके से होती है ना, तो पहली प्रेफरेंस में जीते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर कितने, 752, 300, 300 इनके जो विपक्षी थे, यानी कि इंडिया गठबंधन के जो क्या कहते हैं, इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार थे उनको मिले, है ना। इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार थे, क्या नाम था उनका, बी सुदर्शन रेड्डी, बी सुदर्शन रेड्डी, बी सुदर्शन बी सुदर्शन रेड्डी, इनको मिले कितने, 300 वोट फर्स्ट प्रेफरेंस वाले, फर्स्ट प्रेफरेंस वाले। और सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, है ना। टोटल टोटल कितने, 767 वोटिंग हुई थी, जिसमें 15 वोट इनवैलिड हो गए हैं, 752 वैलिड वोट हुए हैं, 452 सीपी राधाकृष्णन को मिले हैं, 320 सुदर्शन रेड्डी को बने हैं। निर्वाचन अधिकारी कौन थे, पीसी मोदी थे। पीसी मोदी कौन हो सकते हैं, तो दोनों सदनों में से किसी भी सदन का एक महासचिव जो होता है वो होता है। और क्या कहते हैं, हाँ, 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक, पता ही है। राष्ट्रपति के चुनाव में अलग है, मतलब वहां पर 50 होते हैं, यहाँ पर 20 प्रस्तावक होने चाहिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में, और सांसद ही होने चाहिए, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। ये भी याद रखना है, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। और आर्टिकल 64 क्या कहता है कि जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वही एक्स ऑफिशियो कौन होगा, राज्यसभा का सभापति, है ना, राज्यसभा का सभापति होगा। जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वही होगा, है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये कैसे हैं, तो 15वें जो है उपराष्ट्रपति हैं देश के। वोटिंग कितनी हुई थी तो राज्यसभा की सदस्य संख्या का, दोनों यानी सदनों का मिलाकर के अगर देखा जाए तो 98.2% जो वोटिंग हुई है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। भाई कोई फैक्ट पूछा जा सकता है क्योंकि अभी करंट का मुद्दा है। तो कितनी हुई है, 98.2%, 98.2% वोटिंग हुई इनके निर्वाचन में, है ना। ये कुछ सारे यहाँ पर फैक्ट हैं। चलो अच्छा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 66। इसके बाद एकल संक्रमणीय मत पद्धति से सभी का उल्लेख यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला है, किसी राज्य के राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत निम्नलिखित में से कौन उस चयन समिति का सदस्य नहीं है जो लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करती है। जो लोकपाल के अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति इसके जो है क्या थे, सदस्य नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को धन और उत्पादन के साधनों को जमा करने से रोकने का निर्देश देता है ना। यही तो कहता है, उत्पादन के साधनों पर सभी लोगों का अधिकार होना चाहिए। कौन, आर्टिकल 39 ये रोक लगाता है संग्रहण करने से, है ना। किस संवैधानिक पदाधिकारी को सार्वजनिक कोष का संरक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, है ना, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। विकल्प जो भी है वो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है ना। कौन, सीएजी। सीएजी की अगर हम बात करें, सीएजी की भाई कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका जो उल्लेख है एक संवैधानिक पद है और अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 इसको डेडिकेटेड है ना। जो आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है यानी कि लोक लेखा समिति, उसका इसे क्या कहा जाता है, मार्गदर्शक कहा जाता है। मार्गदर्शक पूछा गया कई बार, है ना। मार्गदर्शक या फिर मित्र कहा जाता है ना, मित्र कहा जाता है। जैसा कि आप देखेंगे केंद्र में प्रधानमंत्री है, संसदीय व्यवस्था में, संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का वितरण है। तो राज्य में क्या किया गया, राज्य में भी संसदीय व्यवस्था है, राज्य में भी संसदीय व्यवस्था है। तो केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, राज्य में मुख्यमंत्री होता है, केंद्र में राष्ट्रपति होता है, राज्य में राज्यपाल होता है ना। वो सारी चीजें वैसे ही चलती हैं। लेकिन सीएजी का कोई किसी प्रकार का गठन नहीं किया गया राज्य में, सीएजी जैसा कोई पद नहीं है। तो यह राज्यों की भी जो लोग देखेंगे पब्लिक अकाउंट, उनकी भी जांच करता है, राज्यों के भी पब्लिक अकाउंट की जांच करता है, राज्यों के भी पब्लिक अकाउंट की जांच करता है।
जांच करता है ना? कौन? सीएजी ही करता है। उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल 148 से लेकर के 151। दूसरी चीज, ये नियंत्रक नहीं है। अगर पूछ लिया जाए क्या सार्वजनिक व्यय, जो हमारे यहाँ पे सार्वजनिक व्यय होता है, क्या उसको सीएजी रोक सकता है? नहीं। महालेखा, ये नाम तो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, लेकिन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लेकिन सार्वजनिक धन का जो व्यय है उसको रोक नहीं सकता है, परीक्षक है। सार्वजनिक धन का क्या है? सार्वजनिक व्यय का परीक्षक है, रोकने का इसके पास अधिकार नहीं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटेन में सीएजी का पद है, जो ब्रिटेन में सीएजी का पद है वो कैसा? नियंत्रक का है, सार्वजनिक व्यय का परीक्षक है। ये सार्वजनिक व्यय का परीक्षक, ना कि नियंत्रक, ना कि नियंत्रक है। ठीक है। लेकिन जो ब्रिटेन में सीएजी की पोस्ट है वहां पर क्या है? तो वो नियंत्रक के तौर पे काम करता है, वो नियंत्रक के तौर पे काम करता है। ठीक है। और ये अपनी जो जांच है वो किसको देता है? ये अपनी जो जांच है वो राष्ट्रपति को देता है। ठीक है। और राष्ट्रपति क्या करता है? उस जांच को क्या करता है? सदन के पटल पे रखता है ना? उस जांच को सदन के पटल पे भाई रखता है। तो ये सारी चीजें यहां पर हैं। ठीक है। आप यहां पर देखेंगे, ये सारी चीजें यहां पर आप देखेंगे। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर। हमारे संस्थान स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा उत्तर प्रदेश जो दरोगा भर्ती है उसके लिए जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स लाया गया है ना? कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स है। ये अवेलेबल कहाँ पे अगर बताएं तो हम ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे जो है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में ये जो है अवेलेबल है हमारा जो कोर्स है ये। ठीक है। और इसका जो प्राइस है वो 2,499 रुपये है। लेकिन अगर आप वहाँ पर ये कूपन कोड यूज करते हैं, कौन सा? ज्ञान सर डिस्काउंट, तो यही 2,499 रुपये का जो कोर्स है आपको मात्र 499 रुपये का जो है पड़ेगा। ठीक है। और ये जो हमारा कोर्स होगा ये बायलिंगुअल होगा। हमने फिर कहा था किसी भी एग्जाम की सफलता इस पर डिपेंड करती है कि वास्तव में आपने किस संस्थान से तैयारी की और कितना पढ़ा, कैसा पढ़ा। ठीक है। जो हमारा कंटेंट होता है, आपको पता है एससीएस का जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड होता है, लेकिन नपा तूला, वैसे भर भर के नहीं कुछ भी आपको दिया जा रहा नहीं। जो सिलेबस है, जो विज्ञापन में जो उनका सिलेबस है, जितने पॉइंट का है, पूरा एग्जैक्ट सिलेबस का जो कंटेंट है वही हमारी टीम के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। तो फीचर्स कौन से हैं? एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल है, कंप्लीट पीपीटी नोट्स आपको दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं यहाँ पर। ठीक है। और जो 2017 का यूपीएसआई का पेपर हुआ है, जो 2021 में मल्टी शिफ्ट में यूपीएसआई का पेपर हुआ है, सबका रिव्यू लेने के बाद ही आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा कंटेंट है वो तैयार किया गया, उसी आधार पर टीचर्स ने यहाँ पर आपको पढ़ाया भी। ठीक है। तो एक्सपीरियंस टीचर के थ्रू ये कंटेंट जो है बिल्कुल डिलीवर किया गया है। और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो टिल एग्जाम अथवा जो है 2026 तक, उसके पहले आपको पता है कि एग्जाम लगभग जनवरी या फिर दिसंबर में होने की पूर्ण संभावना है। ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को और शार्प कर सकते हैं। और मात्र 499 का रुपए का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नोटिफिकेशन के थ्रू जो है इसमें डिस्काउंट कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है, उम्मीद रहती है कम ही रहेगा, है ना? तो आप नोटिफिकेशन के थ्रू जो है उसकी जानकारी कर सकते हैं। ये कोर्स है कहाँ पर? तो ज्ञान सर एजुकेशन में, और हमारा कोर्स बायलिंगुअल है। ठीक है। ये भी ध्यान देना है, दोनों ही माध्यम के लिए हमारा कोर्स जो है अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज की, तो वो भी हमारी बायलिंगुअल टेस्ट सीरीज है। ये भी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में है। और उसके बाद अगर आप वहाँ पर ज्ञान सर डिस्काउंट जो है ये कूपन कोड यूज करते हैं तो 499 रुपये में आपको 80% को ऑफ हो जाएगा और मात्र ये 99 रुपये के मिलेंगे। ठीक है। और इनकी जो संख्या होगी वो 30 यानी कि 30 टेस्ट सीरीज होंगी, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि 20 टेस्ट सीरीज आपकी सेक्शनल होंगी और 10 टेस्ट सीरीज आपकी फुल लेंथ होंगी। ठीक है। 30 टेस्ट सीरीज काफी होती हैं। और बिल्कुल इनका यहाँ पर भी जो टेस्ट सीरीज आपकी बनाई गई हैं वो आपके सिलेबस ओरिएंटेड ही है। ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी एग्जैक्ट 100% रियल एग्जाम जैसी, है ना? बिल्कुल आपको रैंक वगैरह भी आप वहां पर देख सकते हैं अपनी। और लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार हमने बताया कि जो हमारी टीम के द्वारा जो समीक्षा किए गए हैं यहाँ पर 2017 और 2021 के पेपर को, उसके बाद ही हमारा कंटेंट और हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो डेवलप की गई। ठीक है। और यहाँ पर जो अनलिमिटेड आपको अटेम्प्ट मिलेंगे और वैलिडिटी जो टेस्ट सीरीज की होगी वो भी आपकी टिल एग्जाम अथवा आप देखेंगे दिसंबर 2026 तक होगी। तो आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर जाकर के इनरोल हो सकते हैं। ठीक है। तो हमने ये बताया कि क्या करता है ये रिपोर्ट जो है
जो सीएजी है, सीएजी रिपोर्ट देता है किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देता है भाई सीएजी। आप कहेंगे ठीक है, ये प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट कहाँ पे रखता है? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में रिपोर्ट रखता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जब पार्लियामेंट में रिपोर्ट रखी जाती है तो जो पीएससी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये इसकी जांच करती है, ठीक है। अगर हम पीएससी की बात करें, किसकी? पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करें, तो इसका जो गठन है कब हुआ था? 1921 में। 1921 में, ठीक है। पीएससी हो गई, पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गई, प्राक्कलन कमेटी, प्राक्कलन समिति हो गई, ये सभी कैसी हैं? तो वित्तीय समितियां हैं आपकी, स्थायी समितियां इनको कह सकते हो, ठीक है। तो ये पीएससी जो इसकी जांच करती है। जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, ये उससे जो है ये वाली कमेटी निकल के आई थी। जो सीएजी का कार्यकाल होता है, जो सीएजी का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो निर्धारित होता है। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो निर्धारित होता है। इसको सीएजी को शक्तियां कहाँ से मिलती हैं? जो 1971 का जो इसका एक्ट है, वहां से सब ये शक्तियां प्राप्त करता है। कौन सा? जो 1971 का इसका एक्ट है, कौन सा भाई? सीएजी, कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें, है ना। सीएजी, 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 कर्तव्य, कर्तव्य, सेवा, शक्ति एक्ट जो है ना, वहां से इसको शक्तियां प्राप्त करती हैं। कब का है? 1971 का। ये तो देता ही देता है, ये तो देता ही देता है। आर्टिकल 148 से 141, इसके लिए एक आर्टिकल, एक एक्ट भी लाया गया था। कब? 1971 में। तो यहां से भी आप देखेंगे सीएजी को जो शक्तियां वो प्राप्त होती हैं, है ना। ये सारी चीजें हैं। चलो अच्छा, आगे बढ़ो। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? पता ही है आपको। आंध्र प्रदेश के लिए भी सबसे लेटेस्ट बना था। टोटल हाई कोर्ट कितने हो जाएंगे? 25। गढ़पूर्ति पूरा करने के लिए गढ़पूर्ति का उल्लेख कहाँ पर है? ये जो गढ़पूर्ति है ये कहाँ पर है? आप कहेंगे इसका उल्लेख भाई किया गया है कहाँ पर? तो आर्टिकल 100, आर्टिकल 100 में, ठीक है। गढ़पूर्ति कितनी होती है? तो आप कहेंगे इस ये होती है 1/10, सदन का 1/10, है ना। तो हमसे पूछ रहे हैं लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए अध्यक्ष सहित कितनी हो जाएगी? 550 का, 550 का कर लो। अभी सदस्य संख्या कितनी है? 545 है, 545 है, उसका 1/10, 545 की 543 ही तो बची है, 543 ही तो बची है। 1/10 करोगे कितना हो जाएगा? 54/3। पूर्णांक लोगे तो कितना हो जाएगा? 55। तो लोकसभा के लिए कितना है? 55 है ना। लोकसभा के लिए 55 है, राज्यसभा के लिए 25 होगी। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना इंदिरा साहनी जो केस हुआ था 1992 का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा तो भाई क्या बनाया जाए कि पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए एक आयोग होना चाहिए। तो 1993 में जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था। हालांकि इसके पहले भी आयोग बने थे, जैसे कि गठित हुए थे 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, फिर 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, फिर यहाँ पे अधिनियम के थ्रू बना था, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी बनी। बाद में देखेंगे 2018 में कैसा बन जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये हुई थी 1993 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश से कह रहे हैं कितने सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं? तो आप देखेंगे 31 सदस्य चुने जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 5 सर्वाधिक राज्यसभा भेजने वाले राज्यों के नाम बताओ, उनकी संख्या कौन कौन सी होगी? उनके भाई नाम बताओ जो राज्यसभा में भेजते हैं। तो आप क्या कहेंगे? क्या उत्तर होना चाहिए आपका? सबसे अधिक पूरे भारत में, चाहे विधानसभा की सदस्य संख्या पूछे वो भी 403 यूपी से, चाहे लोकसभा की पूछे 80 वो भी यूपी से, चाहे राज्यसभा की पूछे 31 वो भी कहां से है? यूपी से ही है। दूसरा कौन होगा? महाराष्ट्र। वहां से कितने चुने जाते हैं? 19। फिर तमिलनाडु से 18, तमिलनाडु से 18, और फिर पश्चिम बंगाल से 16 और बिहार से 16। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जो आप देखेंगे कि राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्यों को भेजते हैं, जिनमें जैसे कि यूपी से कितने चुने जाते हैं? 31 सदस्य, यूपी से 31 सदस्य चुने जाते हैं। फिर आता है आपका महाराष्ट्र, फिर है महाराष्ट्र, यहाँ से जो है राज्यसभा के लिए जाते हैं 18 सदस्य, है ना। दूसरा यानी कि सेकंड आपका लार्जेस्ट होगा। और फिर आप देखेंगे यहाँ पर तमिलनाडु, तमिलनाडु से कितने, सॉरी यहाँ से जाते हैं महाराष्ट्र से 19, है ना, महाराष्ट्र से 19। फिर आता है आपका तमिलनाडु,
तमिलनाडु से कितने जाते हैं, तो आप कहेंगे यहाँ से चुने जाते हैं भाई 18 सदस्य, है ना। फिर आता है आपका वेस्ट बंगाल, यहाँ से कितने, तो 16। और फिर है बिहार, बिहार से कितने, तो आप कहेंगे यहाँ से भी 16, यहाँ से भी 16। ठीक है, तो अभी क्या पूछा है, यूपी पूछा है 30। मान लो इनमें से कोई पूछ लेता कि इनको क्रम से लगाओ, है ना, सर्वाधिक 5 राज्यों की संख्या को क्रम से लगाओ, तो कैसे लगाते आप करते उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और फिर पश्चिम बंगाल और फिर बिहार, है ना। इस तरीके से भी आप सेलेक्ट कर सकते थे। चलो आगे है, निम्न में से कौन सी एक विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में ही समान है, दोनों ही न्याय संगत है, यानी कि बोथ आर जस्टिसिएबल। क्या हम मौलिक कर्तव्यों के विषय में सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी न्यायालय में जा सकते हैं, या फिर क्या हम डीपीएसपी में किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं कि नहीं। हमको जब संविधान में कहा गया है, आर्टिकल 44 कहता है कि संपूर्ण देश में यूसीसी, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, तो क्यों नहीं है ना भाई। आर्टिकल है तो डेडिकेटेड है तो होना चाहिए ना, नहीं जा सकते हैं, इसका मतलब न्याय संगत नहीं है, तो ये उत्तर तो नहीं होगा। दोनों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 2 में किया गया, नहीं, भाग 2 में तो सिटीजनशिप है। पार्ट 2 में क्या है भाई, पार्ट 2 में क्या है, तो आप कहेंगे यहां पर तो सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप, है ना, सिटीजनशिप है। कहां पर, तो जो भाग आपका 2 है। दोनों मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, क्यों नहीं है भाई, डीपीएसपी भी हमारे मूल संविधान में नहीं थे क्या, डीपीएसपी तो थे, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज तो नहीं थी, लेकिन डीपीएसपी तो आप देखेंगे कि जो आपके संविधान का पार्ट कौन सा, पार्ट 4 है, वहां पर थे कि नहीं थे, तो फिर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर होगा क्या, दोनों ही गैर न्याय संगत हैं, बोथ आर नॉन जस्टिसिएबल, बोथ आर नॉन जस्टिसिएबल। विकल्प जो बी है वो हमारे प्रश्न का बिल्कुल यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, बोथ आर नॉट जस्टिसिएबल। अगला है, निम्न में से सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में कौन जाना जाता है। संसदीय स्वरूप होगा तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, 100% होगी, के रूप में जाना जाता है। सरकार का निरंकुश स्वरूप नहीं, निरंकुश कैसे हो सकती है। ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे हो सकता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म में, क्यों, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल भी तो है, सरकार हटा देगी तो ये तो निश्चित उसका टर्म भी है। सरकार का अध्यक्षीय रूप नहीं, अध्यक्षीय रूप में आप देखेंगे कि सरकार का प्रमुख और राष्ट्र का प्रमुख दोनों ही कौन हो जाता है, राष्ट्रपति। हमारे यहाँ पर आप देखेंगे सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख है वो राष्ट्रपति है, लेकिन सरकार का, राष्ट्र का, नेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो कौन है, प्रेसिडेंट है, लेकिन गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो कौन है, प्रधानमंत्री। यहां पर कह रहे हैं सरकार का अध्यक्षीय रूप, अगर अध्यक्षीय रूप होगा तो राष्ट्रपति हेड होगा सरकार का, प्रधानमंत्री नहीं होगा, तो ये भी उत्तर गलत हो जाएगा। राजशाही, राजशाही कैसे, मोनार्की कहाँ है, हमारा देश गणराज्य है, मोनार्की कहाँ है, हमारे यहाँ पे तो गणराज्य है। कहा गया है कि जो हमारे देश का प्रमुख होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, उसका चुनाव होगा, तो भी मोनार्की कहाँ है, ये भी नहीं है। हाँ, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, उत्तरदायी सरकार, ये होता है संसदीय स्वरूप, है ना। अगला है, हैबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है, किसी को सशरीर पेश करना, शरीर के साथ पेश करना कहलाता है क्या, आपका हैबियस कॉर्पस। टू हैव अ बॉडी, मजिस्ट्रेट के सामने जो प्रेजेंट किया जाता है ना। 5 हमारी रिट है, आपको मालूम होना चाहिए। 5 रिट कौन सी, एक तो यही हो जाएगी बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर कौन सी हो जाएगी आपकी दूसरी, परमादेश, परमादेश। किसी सरकारी कर्मचारी को न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जाता है, कौन सा न्यायालय, या तो हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि रिट जारी करने का अधिकार इन्हीं दोनों के पास है। प्रतिषेध, किसी को काम करने से रोकना, प्रतिषेध, ठीक, प्रतिषेध। फिर क्या है, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। और फिर कौन सी आती है आपकी 5वीं, अधिकार प्रक्षा, अधिकार प्रक्षा। ये पांच रिट हैं, जिसमें कि आप देखेंगे कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो उसको राइट देता है आर्टिकल क्या कहते हैं रिट जारी करने को, हमारा संविधान आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, और जो हमारा हाई कोर्ट है उसको राइट मिलता है कहाँ पर, तो आप कहेंगे आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 226 जो है
वो हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है, और जो आपका आर्टिकल 32 है वो सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है ना। यहां से चीजें क्लियर हुई हैं, क्लियर हुई होंगी ना। तो ये सारी चीजें, ये 5 है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? साशरीर प्रस्तुत करना। परमादेश का मतलब क्या होता है? किसी कर्मचारी, किसी सरकारी कर्मचारी को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है आदेश दे सकता है कि भाई आप इस काम को करिए। परमादेश की हम आदेश दे रहे हैं आपको इस काम करने के लिए, ठीक है, अगर वो काम नहीं करता है। और प्रतिषेध क्या होता है? प्रतिषेध क्या होता है? मतलब किसी अर्ध न्यायिक जो हमारी बॉडी है, ट्रिब्यूनल्स जो हैं, चाहे आपका देखेंगे AFT, मान लो उनके राइट निश्चित है ना किसी विशेष विषय पर ही, चाहे NGT हो किसी, यानी कि अगर NGT को सुनवाई करना है तो अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक होगा तभी सुनवाई करेगा, तभी सुनवाई करेगा। और वो कैसी है? अर्ध न्यायिक आपका निकाय है। और मान लो वो क्या करता है? पर्यावरण से संबंधित किसी सामाजिक विषय पर सुनवाई करने लग जाता है, तो उसको क्या करेगा? जो हमारे न्यायालय, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो रिट जारी करेंगे कि आप इसको प्रतिषेध रोकिए, किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हैं, है ना। और ये हमेशा दूसरी चीज, अगर पूछ लिया जाए कि प्रतिषेध और उत्प्रेक्षा में बेसिक अंतर क्या है, तो बेसिक अंतर ये है कि प्रतिषेध को कार्यवाही के दौरान, अगर किसी न्यायालय में, किसी ट्रिब्यूनल में, अधीनस्थ न्यायालय फिर किसी ट्रिब्यूनल में किसी विषय पर कार्यवाही चल रही है और उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो वहां पर प्रतिषेध रिट जारी होगी। लेकिन मान लो किसी न्यायालय में सुनवाई पूरी हो चुकी है और वो न्यायालय फिर केस जाता है अपने अपर न्यायालय में और उनको चाहिए अधिक जानकारी केस से संबंधित, तो वो उत्प्रेषण रिट जारी करेंगे। कैसी? उत्प्रेषण रिट जारी करेंगे। और मान लो कोई सरकारी जो निकाय है वो कोई काम कर रहा है और उसके वो अधिकार क्षेत्र का काम नहीं है सर, अब यहाँ पे न्यायालय नहीं है, अंतर क्या आ जाएगा प्रतिषेध इसमें? यहाँ पे अर्ध न्यायिक निकाय होना चाहिए या फिर अधीनस्थ न्यायालय होना चाहिए। ये सरकार का कोई कर्मचारी है, ठीक है, और उसके अधिकार क्षेत्र का वो काम नहीं है और वो काम कर रहा है, तो वहां पर रिट कैसी जारी होती है? अधिकार परीक्षा, कि भाई आप किस अधिकार से जो है ये काम कर रहे हैं, किस अधिकार से ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र में तो ये काम ही नहीं आता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये 5 जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है रिट है ना। आगे बढ़ेंगे यहां से, कह रहे हैं राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को किसके साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर हैविंग कंसल्टेशन विद, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप देखेंगे न्यायाधिकरण, केंद्रीय न्यायाधिकरण क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण एक्ट, केंद्रीय प्रशासनिक, हालांकि समझा चुके, पीछे फिर एक बार समझो, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण एक्ट कब आया था? 1985 में। कब आया था? 1985 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण एक्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी, जिसको बोलते हैं कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। और जिले राज्य स्तर पर क्या हुआ था? राज्य स्तर पर सैट की, यानी कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी। और क्या हुआ था? ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी, ठीक, जैट, यानी कि ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, वही अर्ध न्यायिक निकाय हैं जिनके भी पीछे हमने चर्चा की है। इनके खिलाफ जो है प्रतिषेध जैसी रिट जारी हो सकती है ना। और कैट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है, जारी होती है। यहाँ पर इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्र प्रेसिडेंट करता है ना। अपॉइंटमेंट इनके जो सदस्य होंगे उनको अपॉइंट करने का अधिकार किसके पास है? तो आप कहेंगे इनका अपॉइंट करने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास होगा, है ना। जो सैट होंगे ना, सैट में थोड़ा समझो, सैट और ज्वाइंट जैट में क्या अंतर है। जो सैट के सदस्य होंगे इनकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति होता है, करता तो राष्ट्रपति है। अब यहाँ पर फिर कंफ्यूजन होगा, आपको लगेगा कि अगर राज्य की स्तर के, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग है, उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। चाहे राज्य निर्वाचन आयोग हो, उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। चाहे आप कहेंगे कि राज्य वित्त आयोग हो, उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उनकी राष्ट्रपति करता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पर भी जब राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण है तो यहाँ पर भी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता होगा?
राज्यपाल करता होगा? नहीं। फिर यही छोटी छोटी, यही तो एक्सेप्शन है। सबसे ज्यादा दिक्कत कहां पर होती है? हमें एक्सेप्शन पे, हमें एक्सेप्शन ही तो नहीं याद रहते हैं। जो राज्य न्यायाधिकरण, ये आप देखेंगे प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन वहां पर फिर एक फैक्ट है, राज्यपाल से सलाह करने के बाद, मुख्यमंत्री से नहीं, राज्य के राज्यपाल से सलाह करने के बाद, ठीक है। और जो जैट होता है, ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसके सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और अब जो जैट होगा ये दो या दो से अधिक राज्यों के पास, राज्यों से होगा, तो दोनों ही जितने राज्यों के लिए जैट बनेगा, उनके जो राज्यपाल हैं उनसे परामर्श करने, कंसल्ट करने के बाद ही राष्ट्रपति सदस्यों की नियुक्ति करता है। किसके? जैट की। समझ में आया? अगर आपका शैट है तो उनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, संबंधित राज्य की जो है राज्यपाल से सलाह करने के बाद। लेकिन नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना। और ये कि देखेंगे आप, हाँ, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण एक्ट 1985 के अकॉर्डिंग। चलो, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नया रूप देने वाला 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस वर्ष लागू हुआ? जो ये 69th आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देख रहे हैं, कब हुआ था? ये 1992 में, ठीक है। लागू कब होता है? 1993 में। 1993 में लागू कब होता है? 1993। विकल्प जो ए है बिल्कुल सही उत्तर हुआ। इसमें हुआ क्या था? इसमें हुआ क्या था? तो जो दिल्ली था ना, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी था दिल्ली। दिल्ली यूनियन टेरिटरी को क्या बना दिया गया था? एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ के प्रशासक को कहा जाने लगा उपराज्यपाल। प्रशासक का नाम बदल करके क्या कहा जाने लगा? उपराज्यपाल। ये सभी परिवर्तन हुए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर, है ना, यहाँ के प्रशासक का नाम बदला गया और कहा जाने लगा उपराज्यपाल। ये किस में हुए थे? इसी में, ठीक है। आप कहेंगे ठीक है, अच्छा भाई। प्रशासक का नाम बदल करके उपराज्यपाल किया गया और नाम क्या किया गया? एनसीआर, है ना, एनसीआर नाम किया गया, ठीक है। दूसरी चीज आप यहां पर देखेंगे, क्या यहां पर विधानसभा गठित की गई इसी में। जो ये 69 था ना, अगर पूछ लिया जाए दिल्ली विधानसभा गठन किस संविधान संशोधन में किया गया, मतलब 1992 के पहले दिल्ली में विधानसभा नहीं थी। दिल्ली में मुख्यमंत्री जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अगर आज मुख्यमंत्री है तो ये कब हुआ है? 1993 के बाद से, ठीक, 1993 के बाद से यहां पर क्या किया गया? विधानसभा का गठन किया गया। विधानसभा का गठन होता है। कितने सदस्य हैं? तो 70 सदस्य हैं विधानसभा का गठन। विधानसभा का गठन होता है, ठीक। प्रशासक कौन होता है? उपराज्यपाल होता है। नाम बदल के क्या कर देते हैं? एनसीआर कर देते हैं, ठीक। नाम बदल के क्या कर दिया जाता है? एनसीआर कर दिया जाता है। और कहां पर? तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी का नाम बदल करके, ठीक है। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब लागू होता है? 1993। है कब का? 1992 का, ठीक है। संविधान में 2 नए आर्टिकल जोड़े जाते हैं। संविधान में भाग 8 में 2 नए आर्टिकल होते हैं। एक तो आर्टिकल आपका होता है कौन सा? 239 ए, ठीक। एक तो होता है 239 ए, और एक और आर्टिकल जोड़ते हैं, एक और आर्टिकल जोड़ा जाता है, ठीक। तो ये सारी चीजें पहले समझो, है ना। और फिर इसके बाद क्या होता है? आर्टिकल बता रहे हैं आपको, इसके लिए समझो। एक होता है फिर 70वां संविधान संशोधन, है ना, 70वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब होता है? ये भी 1992 का होता है, ये भी 1992 का। इसमें क्या होता है? अच्छा, 70वें संविधान संशोधन में इसमें ये होता है 70वें संविधान संशोधन में कि दिल्ली और पांडिचेरी वहां के विधानसभा सदस्यों को राइट दिया गया, किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालने का, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने का, यानी कि उनके कॉलेजियम में शामिल किया गया। जो 70वां संविधान संशोधन था, इसके में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि दिल्ली और पांडिचेरी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं, उनको जो है राष्ट्रपति के वोटिंग में
वोट देने का राइट दिया गया है ना। और ये दो आर्टिकल कौन कौन से, 239 ए, 239 ए बी कब जोड़े जाते हैं, किसमें जोड़े जाते हैं, भाग 8 में, भाग 8 में जोड़े जाते हैं। क्या क्या संशोधन होता है 69वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी का नाम बदल के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया जाता है, प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है, विधानसभा का गठन होता है और इनकी सदस्य संख्या कितनी होती है, 70, ठीक है 70 होती है। मंत्री कितने बनेंगे, विधानसभा का 10%, विधानसभा का 10% मंत्री इनका स्पेशल है ना, इनका विधानसभा का 10%, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, सीएम कौन अपॉइंटमेंट करेगा भाई बताओ, सीएम अपॉइंटमेंट करेंगे प्रेसिडेंट। कौन करेंगे, प्रेसिडेंट, सीएम अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये कब का है, 1993 का। विकल्प जो ए है बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है, विकल्प जो ए है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है, भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 18 वर्ष। पहले कितनी थी, 21 वर्ष, फिर घटा दी जाती है, अभी कितनी है, 18 वर्ष। अगला है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद व्यापार वाणिज्य परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता से संबंधित है। बताओ भाई कौन सा आर्टिकल हो जाएगा आपका यहाँ पर सही उत्तर। अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा बताओ। तो आप कहेंगे भाग 13 में क्या है, तो आप कहेंगे भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता देता है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। जबकि आप देखेंगे भाग 12 कहां से कहां तक है, जो भाग 12 है संविधान का वो कहां से कहां तक, अनुच्छेद 264 से 301 ए, अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 ए तक। यहां पर क्या है, भाग 12 वित्त वगैरह जो केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय संबंध वो भी तो इसी में आते हैं। और फिर शुरू होता है भाग 13, अनुच्छेद 301 से लेकर के 307, है ना, 307 राज्य के भारत के अंदर वित्त वाणिज्य व्यापार एवं समागम की स्वतंत्रता। भारत के अंदर क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, क्या नाम है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, समागम की स्वतंत्रता, समझ रहे हो, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता कहां पर, भाग 13 कहां से कहां तक, अनुच्छेद 301 से लेकर के 307, और भाग 12 कहां 264 से लेकर के 300 ए तक, है ना। तो अनुच्छेद 301 कहता है भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, निम्न में से किस संविधान से ली गई विशेषता है। केंद्रीय शक्तिशाली जो आप देखेंगे केंद्र है वो कहां पर है, कनाडा के संविधान से है। अगला है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के चुनाव, आर्टिकल 243 के राज्य निर्वाचन आयोग। भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल, 0 बार, सब बता चुके हैं पीछे एक्सप्लेनेशन में। अनुच्छेद 331 ए को किसके द्वारा जो है समाविष्ट किया गया था, है ना, समाविष्ट किया गया था, यानी कि आर्टिकल 31A वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया बाई 25वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, है ना, या फिर प्रथम संविधान संशोधन, तो अभी आप देखा कि, या फिर 42वां संविधान संशोधन। ये तो शायद ये वाला आपका सी वाले की बात कर रहे हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को याचिका जारी करने के अधिकार, सब बता चुके हैं पीछे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों वाला, ये सारी बातें किसमें, आर्टिकल 33 में है। केंद्रीय मंत्रियों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान की विधियां भारतीय संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है, शपथ वगैरह किसमें दी गई है, तो आप कहेंगे 3री में उल्लेख है ना। फिर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य में एक विधान परिषद के सृजन या समापन का अधिकार देता है। पार्लियामेंट को अनन्य अधिकार है इसमें। हालांकि विधानसभा से प्रस्ताव पारित होगा
लेकिन अंतिम निर्णय किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है उत्पादन का और गठन करने का। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है? पार्ट आपका 3 कॉन्स्टिट्यूशन का। अगला है भारत सरकार के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का नेतृत्व तो किसने किया था? देखो भारत में अभी तक 2 प्रशासनिक आयोग ना, प्रशासनिक आयोग अभी तक 2 गठित हुए हैं। अभी तक 2 प्रशासनिक आयोग बने हैं। प्रशासनिक आयोग बने हैं, ठीक। अभी तक 2 प्रशासनिक आयोग जो है वो बने हैं। पहला बनता है आपका 1966 में। 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, है ना, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। इसके बाद कब आता है आपका दूसरा? अच्छा इसको पहले समझो। इसके जो अध्यक्ष थे, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के जो अध्यक्ष हैं कौन थे भाई? अध्यक्ष कौन, किसको बनाया गया था? तो आप कहेंगे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। बाद में क्या होता है कि मोरारजी देसाई शामिल हो जाते हैं किसमें? केंद्रीय मंत्रिमंडल में, है ना। पहले इनको बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष। बाद में शुरू शामिल हो जाते हैं किसमें? मंत्रिपरिषद में। मंत्रिपरिषद में तो इनकी जगह पे कौन बनते हैं? के हनुमंथैया। के हनुमंथैया प्रथम प्रशासनिक सुधार के आयोग के अध्यक्ष। इनको रिप्लेस हो जाते हैं भाई, अब एक ही जगह पर रहेंगे, यही मंत्रिपरिषद में भी रहेंगे और रिफॉर्म में भी हो जाएंगे। तो कैसे काम चलेगा? हनुमंथैया, है ना, हनुमंथैया ये बनते हैं। के हनुमंथैया ये बनते हैं किसके? तो आपको मालूम होना चाहिए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष मोरारजी देसाई की जगह पे, है ना। मोरारजी देसाई की जगह पे के बनते हैं, के हनुमंथैया बनते हैं अध्यक्ष, है ना। अच्छा ये न्यू कहाँ से पड़ती है? ये चीजें अगर हम इसके हम जाएं थोड़ा सा डीप में, तो न्यू कहाँ से बनती है? ऐसा नहीं कि देश आजाद हुआ था तो सभी उस समय जो पार्लियामेंट में या फिर संविधान सभा में लोग थे उनके एथिकल और मॉरल वैल्यूज बहुत ज्यादा थी, ऐसा नहीं था। 1948 में ही हमारे देश में देश आजाद हुआ था, अंग्रेज चले गए थे और 1939 में सेना के लिए जीप खरीदी गई थी, तो वहां पर घोटाला हो गया था, जीप घोटाला बोलते हैं। फिर 1957 में जो है वो एक हुआ था मुंद्रा घोटाला, मुंद्रा करके था, LIC संबंधित था। हुआ क्या था? LIC सरकारी कंपनी, आपको पता है। ये जो मुंद्रा है ये पश्चिम बंगाल में, कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वहाँ के एक कुख्यात सट्टेबाज थे, शेयर सट्टेबाज। ठीक, उनकी 3-4 कंपनियों के शेयर नहीं बिक रहे थे, शेयर बहुत, उनकी कंपनियों के जो शेयर बहुत डाउन थे। तो LIC ने उच्च दामों में, महंगे दामों में जो है खरीद लिया था और फिर इस घोटाले को उजागर किया था। अब ये सरकारी कंपनी, लोगों का पैसा है और विश्वसनीय कंपनी थी, तो फिर इनके क्या जीवन बीमा निगम ने, हाँ जीवन बीमा निगम ने खरीद लिया था। तो बाद में इस करप्शन को उजागर किया था पार्लियामेंट में। उस समय PM कौन रहेंगे? जवाहरलाल नेहरू। और उनके दामाद कौन थे? यानी कि सन इन लॉ फिरोज गांधी। तो फिरोज गांधी ने जो है इस भ्रष्टाचार को पार्लियामेंट में उठाया था। अब सोचो, ऐसा नहीं कि सभी की मॉरल जिनकी डाउन थी, जिनकी अच्छी थी उनकी अच्छी थी। अपनी ही पार्टी के करप्शन, जो है अपने ही प्रधानमंत्री कौन? ससुर। आप सोचो पहले क्या मॉरल वैल्यूज रहे होंगे। तो पार्लियामेंट में वहां से जो है इस मुद्दे को उठाते हैं कि भाई इस तरीके से करप्शन हुआ है। हालांकि सूत्र ऐसा कहते हैं कि लोगों ने इनसे कहा था कि ठीक है, दबाना चाहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कि ठीक है सुधार करेंगे लेकिन इससे छवि खराब होगी पार्टी की, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने उठाया। तो इन्हीं सभी को करप्शन को ढूंढते उस समय जो गृह मंत्री थे मेरे हिसाब से लाल बहादुर शास्त्री,
तो उन्होंने 1962 में इन सब करप्शन को बचने के लिए और सुधार करने के लिए के संथानम समिति का गठन करते हैं। किसका? के संथानम समिति का गठन करते हैं। के संथानम समिति अपनी रिपोर्ट देती है कब? 1964 में। 1962 में बनाई जाती है और उस समय होम मिनिस्टर रहते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, और 1964 में ये कमेटी जो अपनी रिपोर्ट देती है ना, रिपोर्ट देती है। हाँ, फिर उसकी रिपोर्ट की सिफारिश पर आप देखेंगे कि ये प्रशासनिक सुधार आयोग मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बनता है। फिर मोरारजी देसाई क्या होता है कि मंत्री परिषद में शामिल हो जाते हैं, तो उनको इससे इस्तीफा देना पड़ता है। तो फिर कुछ समय के लिए कौन बनते हैं? के हनुमंथैया। और फिर आप देखेंगे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में ही बनता है। फिर बाद में उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाता है 2003 में, एक अधिनियम ला करके एक स्टैट्यूटरी बॉडी, वैधानिक संस्थान का दर्जा दिया जाता है। फिर सीबीआई का भी उसी तरीके से गठन होता है ना, इस भ्रष्टाचार को ही रोकने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए। तो ये पूरा इतिहास था किसका? प्रशासनिक सुधार आयोग का। अभी तक 2 ही बने हैं। दूसरा कब बनता है? दूसरा जो प्रशासनिक सुधार आयोग है, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग कब बनता है? तो आप कहेंगे ये बनता है भाई 2005 में। 2005 में। और इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? तो कर्नाटक से संबंधित एक थे वीरप्पा मोइली, है ना। अध्यक्ष कौन थे? वीरप्पा वीरप्पा मोइली, वीरप्पा मोइली, है ना। इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? वीरप्पा मोइली। 2 ही अभी तक बने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है ना, 2 ही बने हैं आपको। और बता दें आपको, ये जो मुंद्रा घोटाला हुआ था ना, 1957 का मुंद्रा घोटाला, सोच लो, और मार्वल वाले कुछ लोगों के डाउन थे जिन्होंने मुंद्रा ने किया था। मुंद्रा कलकत्ता के एक जो है कुख्यात सट्टेबाज थे। टीटी कृष्णामाचारी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। इस घोटाले की वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज कोई इस्तीफा देता, रेल दुर्घटनाएं हो जाती, रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे पहले के समय में, है ना। और टीटी कृष्णामाचारी उस समय क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, सोच लो, क्योंकि ये क्या कहते हैं, वीरप्पा, हाँ, वो ये घोटाला जो है वास्तव में हुआ था, कोई ऐसे झूठी खबर नहीं थी। तो ये सारी चीजें हमसे पूछे। भारत सरकार के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के हाँ नेतृत्व किसने किया था? तो वीरप्पा मोइली ने। वीरप्पा मोइली। विकल्प भी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है कि भारत निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? भारत के निर्वाचन आयुक्त को, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग नहीं, राष्ट्रपति। अगला है कि अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में किस संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था? और ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को, है ना, इसके पास था अधिकारी वाला। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारतीय पंचायती राज से संबंधित नहीं है? देखो, कई सारी यहाँ पर समितियां गठित की गई थी पंचायती राज में सुधार के लिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन थी? बलवंत राय मेहता समिति। लेकिन बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है, बलवंत राय जो मेहता समिति है, इसका सीधा संबंध इससे नहीं था। वो तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा और सामुदायिक विकास कार्यक्रम, उसकी सफलता और असफलता की समीक्षा के लिए गठित की गई थी, है ना, कौन? बलवंत राय मेहता समिति। हालांकि उन्होंने पंचायतों के संदर्भ में भी अपनी रिपोर्ट दी थी। तो जो इससे संबंधित है, जैसे कि आप देखेंगे बलवंत राय मेहता समिति एक तो थी, ये कब गठित हुई थी? 1957 में, है ना। इसका भी संबंध पंचायतों से है। फिर अशोक मेहता समिति थी, अशोक मेहता वाली समिति थी, ये कब बनी? 1977 में गठित हुई। फिर कौन सी थी? एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, ये कब की है? तो आप कहेंगे 1986 को। एल.एम. पूछा जाता है कि किस समिति ने सिफारिश की कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए? किस समिति ने सिफारिश की कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए? तो ऐसा करने वाली जो समिति थी, वो थी आपकी एल.एम. सिंघवी समिति। कौन सी? एल.एम. सिंघवी समिति, ठीक, एल.एम. सिंघवी समिति। इसके बाद
GVK राव कमेटी थी आपकी, GVK राव, ये कब की है? तो भाई ये 1985 की है, पंचायतों से संबंधित। फिर थुंगन कमेटी है, थुंगन समिति कब की है? पंचायतों से संबंधित 1988 की है, 1988 की है ना। अशोक मेहता की एक प्रमुख सिफारिश क्या थी? अशोक मेहता की कि दो स्तरीय किया जाए, पंचायतों को दो स्तरीय किया जाए। तो आपका कौन सा हटा दिया जाए? तो बीच वाला हटा दिया जाए, पंचायत वो क्या कहते हैं, खंड स्तर वाला। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय किया जाए, हम लोगों ने त्रिस्तरीय अपनाया, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वर्तमान का जो स्वरूप है उसका शिल्पी कहा जाता है। जो वर्तमान में पंचायतों का स्वरूप है उसका शिल्पी कौन था? तो यही थे भाई क्या कहते हैं, बलवंत राय मेहता। तो इन सभी समितियों का संबंध किससे है? पंचायतों से। इस चीज को आपको ध्यान रखना है ना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसका नहीं है? तो NR नारायण मूर्ति समिति का संबंध पंचायतों से नहीं है। GVK राव वाली कब की है? 1985 की, पीछे देखा। LM सिंघवी वाली 1986 से, अशोक मेहता वाली 1977 की है। अगला है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन, आर्टिकल 48 डैश के मामले में न्यायिक रूप से अभूतपूर्व प्रक्रिया में 11 न्यायाधीशों के निर्णय की व्याख्या करने के लिए 5 न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया जाता है? इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन, इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये केस है भाई 2003 का। इसमें क्या होता है कि न्यायिक रूप में अभूतपूर्व प्रक्रिया में 11 पहले न्यायाधीशों के निर्णय की व्याख्या करने के लिए 5 न्यायाधीशों की पीठ बनती है। 11 न्यायाधीशों का डिसीजन आया, फिर वो डिसीजन को रिव्यू करने के लिए 5 न्यायाधीशों की एक पीठ बनती है ना। तो ये विकल्प ए बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द किसने गढ़ा था? आर्थर श्लेसिंगर जूनियर ने, आर्थर श्लेसिंगर जूनियर ने यह शब्द दिया था। विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर है। भारत के संविधान के लिए निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन, वही डिलिमिटेशन वाला है ना, परिसीमन आयोग बात करता है? एक तो आर्टिकल 82 और फिर एक बात करता है आपका आर्टिकल 170। तो विकल्प जो डी होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ना। 50वें नंबर प्रश्न का विकल्प जो डी है वो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है।